द बर्निंग नाइट। राजस्थान, जयपुर। राजस्थान की खूबसूरती की नई मिसाल ली ये पिंक सिटी यहाँ बहुत मशहूर थी। इसी सिटी की तरह मशहूर था यहाँ का क्लब जी क्लब। वीरान सी जगह पर लाइटों से जगमगाता ये जी क्लब बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे तो ये जगह वीरान नहीं थी, सुबह के वक्त इसकी अलग ही खूबसूरती नजर आती, मगर रात के वक्त ये थोड़ी सुनसान सी लगती थी। ये सिर्फ जयपुर का ही नहीं बल्कि राजस्थान का सबसे बड़ा आलिशान और लग्जरियस क्लब था, जिसकी अच्छी फैसिलिटीज और सर्विस की वजह से यहाँ अक्सर कई फेमस और बड़ी बड़ी बिजनेस पार्टी और बिजनेस डील होती थी। इस क्लब में वही आ सकता है जो इन पैसों को पानी की तरह बहा सके, यानी कि रईसी इस क्लब की पहली डिमांड थी। इसी क्लब के प्राइवेट रूम में जो सबसे आखिर में था वह गर्मागर्मी का माहौल था। वैसे ये सिर्फ एक रूम नहीं थे बल्कि किसी अपार्टमेंट की तरह था। इस एक बड़े से रूम के अंदर 2 रूम थे और उन दोनों के बीच एक हाल था, और इसी हाल में एक शख्स अपने सामने खड़े 2 लोगों को गुस्से से घूर रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था, वरना वो इन्हें जान से मार देता, मगर फिलहाल के लिए उसने खुद पर काबू किया और उन 2 में से एक से पूछा, मुंह तुम खुद खोलोगे या फिर मैं खुलवाऊं, कैसे रोकूं मैं? इस पर वो शख्स अपना थूक गटकते हुए बोला, सिर वो ये ड्रग्स बहुत हाई डोज का है। मैं अभी तक उसका एंटीडोट नहीं बना पाया। बस इतना ही सुनना था कि सामने खड़े शख्स को इतना गुस्सा आया कि उसने उसका कॉलर ही पकड़ लिया और आपके दांत पीसते हुए कहा, आई डोंट केयर, तुम्हें इसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वो भी इसी वक्त समझे। इतना कहते हुए उसने उस शख्स को छोड़ दिया और वो शख्स किसी सूखे पत्ते की तरह लड़खड़ा गया। आज उससे इतनी बड़ी गलती हुई थी कि वो खुद को कोस रहा था कि क्यों उसने ये ड्रग बनाया ही क्यों। जिसके साथ उसने ये गलती की थी वो सपने में नहीं सोच सकता था। उसने कहा, सर एक सॉल्यूशन है। उद्धरण चिन्ह। इस पर वो शख्स बोला, जल्दी बोल। तो उसने कहा, अगर फिजिकल। उद्धरण चिन्ह। उस शख्स की आगे की बात उसके गले में ही रह गई, क्योंकि गुस्से से भरे उस शख्स ने सीधा उसकी तरफ गोली चला दी थी। गोली की आवाज से उसका दिल दहल गया। इधर भी शख्स गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। फिर अपने गार्ड्स को देखकर कहा, लेकर जाओ इन दोनों को। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात मानकर गार्ड्स उसे लेकर चले गए। इधर वो शख्स एक उंगली से अपने माथे को सहलाते हुए सोचने लगा कि वो क्या करे। जो वो डॉक्टर कहकर गया था, अगर वो लास्ट ऑप्शन है तो बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, लेकिन फिलहाल उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन था भी नहीं। उसने किसी को कॉल लगाया और कहा, किसी लड़की का इंतजाम कर जल्दी। उद्धरण चिन्ह। उधर जब किसी ने उसकी बात सुनी तो एक पल के लिए खामोश हो गया। तभी ये शख्स चिल्लाते हुए बोला, सुन रहे हो या नहीं? उद्धरण चिन्ह। इस पर उधर से किसी ने लड़खड़ाते हुए कहा, हाँ सर अभी करता हूँ। इतना सुनते ही उस शख्स ने कॉल काट दिया और एक नज़र कमरे की तरफ देखा जिसका दरवाज बंद था। फिर एक गहरी सांस लेकर वो दूसरे कमरे में चला गया। इस बंद दरवाजे के पीछे एक आलिशान कमरा था जिसमें बीचों बीच एक बेड पड़ा था और एक साइड सोफा पड़ा था। उधर ही एक खिड़की थी जो खुली हुई थी। बाहर मौसम बहुत बिगड़ा हुआ था, तेज बारिश होने वाली थी और आसमान में बिजली कड़क रही थी। तभी इस कमरे का दरवाजा खुल और 2 गार्ड एक लड़की को लेकर कमरे में आए। उन्होंने उस लड़की की तरफ धक्का दिया और वहां से चले गए। वो लड़की अपने पैरों पर ठीक से खड़िया भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि वो थोड़े नशे में थी, लेकिन फिर भी उसे होश था। उसे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। वो इससे पहले कि फिर दरवाजे की तरफ भागती कि आसमान में तेज बिजली चमकी और उस आवाज से चौंक कर उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें बहुत तेज थी। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली। फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने गई, उसकी आंखें हैरत और डर से बड़ी गई। उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर एक शख्स खड़ा था जिसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। लंबा चौड़ा वो शख्स कुछ अलग ही शख्सियत का नजर आ रहा था। ये वही शख्स था जिस पर ड्रग्स का असर था, मगर ड्रग्स के इतने तेज असर के बावजूद भी वो अपने दोनों पैरों पर बिना लड़खड़ाए खड़ा था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उस पर ड्रग्स का जरा भी असर हुआ हो, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में देखता तो जान जाता कि उस पर कितना नशा चढ़ा है। उसकी आंखें इस वक्त खून जैसी लाल थी
और हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी, जबड़े भींचे हुए थे। वो बेहद लंबा था और फिजिक का क्या कहने, किसी पत्थर की तरह मजबूत और सदा हुआ था। देखने वालों की नज़र नियत दोनों ही उस पर आकर रुक जाए। कुछ ऐसी ही पर्सनैलिटी थी, लेकिन एक और चीज़ थी जो उसे औरों से अलग करती थी, और वो थी उसके अंदर से निकलता एक डार्क ऑरा। वो किसी लड़की के ख्वाबों में आने वाला वो चांद था जिसे पाने की औकात किसी में नहीं थी। उसकी आंखें इस वक्त नशे के साथ गुस्से से भी लाल थी। वो सामने खड़ी लड़की को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वही वो लड़की उसकी सुनहर चमकती आंखों से खौफजदा थी और सिमटी हुई एक जगह खड़ी थी। वही उस शख्स की नज़र जब वाकई उस पर पड़ी तो उसकी आंखों में गुस्से के साथ कुछ और भी दिखाई देने लगा। वो फीलिंग जो उसे किसी को देखकर नहीं आई, वो उसे देखकर आ रही थी। उसकी नज़रें उस पर फिसल रही थी, उसके बेदाग गर्दन से होते हुए नीचे तक जा रही थी। उसके घेरदार फ्रॉक में उसका बदन बहुत अच्छे से मालूम पड़ रहा था, और इसलिए सामने खड़े शख्स का शरीर किसी आग की तरह धधक रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में गर्मी और बढ़ गई, जो वो भी सामने खड़ी लड़की को देखकर। वो भी ऐसे कपड़ों में जिसमें उसका पूरा बदन ढका हुआ था, उसके हाथ तक दिखाई नहीं दे रहे थे। और ये बात उसके लिए भी बेचैनी का सबब बनी हुई थी। सामने खड़ी लड़की की सांसें इस शख्स को देखकर तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर और घबराहट थी। उस शख्स ने अपनी आंखें बंद की और खुद पर काबू किया, फिर तेजी से चल कर उस लड़की के पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे वहां से निकालने लगा। उस लड़की की कलाई इस शख्स ने इतनी कसकर पकड़ी हुई थी कि ऐसा लग रहा कि टूट ही जाएगा। उस लड़की ने अपनी आंखें दर्द से कसकर बंद कर ली। वो उसे दरवाजे तक लेकर जाता, इससे पहले ही वो लड़की लड़खड़ा गई। तभी तेज बिजली कड़की और इस आवाज से डरकर उस लड़की ने उस शख्स का सहारा लिया जो उसे निकाल रहा था। वो उसके सीने से लगी थी। उसका एक हाथ अब भी उस शख्स की पकड़ में और दूसरा हाथ उस शख्स के कॉलर को पकड़ा हुआ था। वो लड़की मुश्किल से ही उसके सीने तक आ रही थी। उस लड़की के शरीर से उठती खुशबू में उस शख्स ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके करीब आते मानो उसके आग में जलते शरीर को पर बारिश की ठंडी बूंदें गिर चुकी थी। वैसे भी आग तो बहुत थी उसके अंदर, और इस वक्त वो किसी फूटते ज्वालामुखी से कम नहीं था, और ये उसकी कुर्बत से उठती खुशबू उसकी अंदर के लावा को भड़का चुकी थी। उस लड़की को जब एहसास हुआ तो वो दूर होने लगी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। उस शख्स ने उस लड़की को उसकी कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा और बिना एक एक पल गवाए उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। वो लड़की उसके होठों को महसूस करते हुए कांप गई। उसकी आंखें हैरानी से खुल गई। जो थोड़ा बहुत नशा उस पर चढ़ा हुआ था वो अब उतर चुका था। उसकी पलकें फड़फड़ा रही थी। वो शख्स उसके नाजुक गुलाब की कली जैसे होठों की सॉफ्टनेस में पिघलता जा रहा था। उसकी शरीर से उठती खुशबू ने उसे खोने पर मजबूर किया, तो उसके नाजुक होठ उसे होश में आने नहीं दे रहे थे। इस कदर किसी में दिलचस्पी उसे पहली बार हुई थी। उसने उस लड़की को घुमाकर पीछे दीवार से लगाया और फिर उसके दोनों हाथों के दीवार से लगाकर उसे बेबस कर गया, क्योंकि उन्हीं हाथों से वो कुछ वक्त पहले उसे धक्का देने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो अभी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उससे लगा होने की कोशिश कर रही थी, मगर फिर भी इतनी बेबस थी कि जरा हिल भी नहीं सकती थी। उस लड़की के आंखों से आंसू बहने लगे। वो कसमसाने लगी, लेकिन वो पत्थर जैसा वजूद लिए शख्स की पकड़ भी उसी की तरह थी, सख्त, मजबूत। वो उसके होठों को चूमने में इतना मशगूल था कि उसे उस लड़की के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे, या शायद वो देखना नहीं चाहता था। उस लड़की का पूरा चेहरा लाल पड़ हुआ था। उसे अब सांस नहीं आ रही थी, लेकिन वो शख्स अभी भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। कुछ देर बाद उसने उसे छोड़ा तो वो लड़की तेज तेज सांसें लेने लगी। उसके शरीर में होती हलचल उस शख्स की गर्मी को बढ़ा रही थी। उस लड़की न गुस्से से न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर उसे धक्का देने लगी, मगर वो एक कदम भी पीछे नहीं हटा। उल्टा उस शख्स ने उसे पकड़ा और बेड पर धक्का दे दिया। एक वक्त था जब वो उसे कमरे से बाहर निकालना चाहता था, और अब उसे जाने नहीं देना चाहता था। वो उसकी खुशबू को महसूस करना चाहता था जिसने उसे बेचैन करने की गलती की थी।
उसने एक झटके से अपनी शर्ट उतारी, उसकी मजबूत मसल्स अब उभर कर दिखने लगी, उसकी हाथी की हरी नसें कुछ पल सिकुड़ी फिर फैल गई। उसे देखकर लग रहा था कि वो कितने घंटे जिम में बिताता होगा, उसकी बॉडी किसी एथलीट की तरह थी। उफ, कोई भी देखता तो उसके मुंह से यही निकलता, मगर वो सामने बेड पर बैठी लड़की की आंखें डर से बड़ी हो गई। वो लड़की न मैं सिर हिला रही थी, वो उससे बचकर भागने लगी, मगर उस शख्स ने उसे निकलने नहीं दिया। उसने वापस उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। अब वो लड़की उसके शरीर के नीचे दब चुकी थी। वो शख्स एक बार फिर से उसके होठों पर झुक गया। इन होठों की नरमी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो इन्हें और भी सख्ती से चूमने लगा। वो लड़की भी हल्के नशे में थी, मगर इतना होश उसे था कि ये जान सके कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था। गलती उस शख्स की भी नहीं, वो उस लड़की की खुशबू को अब और करीब से खुद में महसूस करना चाहता था। इतना ज्यादा वो उसकी शरीर से उठती इस फ्रेग्रेंस से ऑब्सेस्ड हो गया था। वो भी सिर्फ एक पल में। उस लड़की की आंखें आंसू से भरी थी, लाल थी। उस शख्स का चेहरा जो कुछ वक्त पहले बिल्कुल साफ था, वो अब धुंधला था। उसके हाथ जो उस शख्स के सीने पर ये पीछे की तरफ धक्का दे रहे थे, उसे उस शख्स ने पकड़कर ऊपर कर दिए और उन्हें एक हाथ से पकड़ लिया। फिर उसका अपने दूसरे हाथ को नीचे ले जाते हुए उसकी कमर पर रख दिया और फिर उसके होठों से दूर होते हुए बोला, शुश। उसकी आवाज में न जाने ऐसा भी क्या था कि वो लड़की शांत हो गई। उसकी लाल आंखें थोड़ी थोड़ी सूज भी गई थी, उसकी छोटी से नाम लाल थी। उसके होठ किसी चेरी की तरह लाल थे, जिस पर उस शख्स के जुल्म साफ नजर आ रहे थे। और ये कुछ तो उस ड्रग्स की असर की वजह से और कुछ इस लड़की के कुर्बत का असर था, जो इस ड्रग्स भी ज्यादा उस पर शिद्दत से चढ़ा था। कुछ ही देर में इस लड़की की सिसकियां वहां गूंजने लगी। वो शख्स उस कंधे पर अपने शिद्दत भरे निशान छोड़ रहा था। बीतते पल के साथ उसकी जत्तियां बढ़ती जा रही थी और वो लड़की बेबस हो चुकी थी। उसका नशा धीरे धीरे बढ़ चुका था। वो होश में रहकर भी होश में नहीं थी, इसलिए वो उसे इससे ज्यादा रोक नहीं सकती थी। बाहर कड़कती बिजली और बारिश की वजह से मौसम बहुत सर्द था, मगर अंदर का माहौल काफी गर्म था। उस शख्स की आग में वो बेचारी लड़की झुलस चुकी थी। कुछ ही देर में उसका लाल रंग का सूट बेबस होकर जमीन पर पड़ा था और उस लड़की की गहरी दर्द भरी सिसकियां कमरे में शोर कर रही थी। उस शख्स का चेहरा उस लड़की की गर्दन में छुपा था और वो लड़की ऐसी में भी पसीने से भीगी हुई थी। उसकी आंखें अब धीरे धीरे बंद होने को थी। उसके लाल होठ सूख चुके थे, मगर उस शख्स को उस पर जरा तरस नहीं आ रहा था। अगली सुबह क्लब के उस कमरे की हालत बहुत खराब थी। कमरे का सामान इधर उधर पड़ा, मानो कोई तेज का तूफान आया हो और फिर चला गया हो। बेड पर बैठा एक लड़का अपना सिर क्राउन से लगाकर किसी गहरी सोच में था। उसके हाथ में इस वक्त एक पायल थी, जिसे कल रात उस लड़की ने पहना था। वो उसके उठने के पहले से गायब थी। हालांकि वो यहाँ से जा सकी तो सिर्फ उसकी मर्जी से, वरना वो इस कमरे से क्या इस बेड से भी नहीं उठ पाती। सुबह की धूप में उस शख्स का चेहरा आग की जलती लपटों की तरह चमक रहा था। उसकी मजबूत सफेद चमकता शरीर और उसके माथे पर बिखरे काले बाल, वो इस वक्त कयामत ही नजर आ रहा था। कोई देखे तो पागल हो जाए, मगर कोई देखे तब न उसे ऐसे देखने का हक उसने अभी तक किसी को दिया ही कहा। इसी बीच उसकी फोन की घंटी बजी। उस शख्स ने फोन उठाकर अपने कान पर लगाया। उधर से कुछ कहा जी, जिसे सुनकर वो शख्स ने अपनी आंखें खोल दी। वो सुनहरी चमकती आंखें बेखौफ और दहशत फैलाती हुई नजर आ रही थी। ये शख्स आतिश था, आतिश रनावत, वो शख्स जिसके मर्जी पर राजस्थान की हवाएं भी अपना रुख बदलने को मजबूर हो जाती थी। वो शख्स जो अपने हक के लिए किसी हद तक जा सकता था, बहुत पैशनेट था। वो उसके हर काम में उसका पैशन साफ नजर आता था। फिलहाल अभी उसकी आंखों में किसी की चिता साफ नजर आ रही थी। ये मेरी नई नोवेल तो कैसा लगा आतिश रनावत, मुझे कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं अगला चैप्टर भी जल्दी दे सकूं। टू आतिश अ स्टॉर्म ऑफ फायर। दिन का वक्त। एक कमरा जहां 2 लोग कुर्सी पर बंधे थे। वो वही डॉक्टर था जिसने गलती से उस शख्स को ड्रग दिया, जबकि वो देने वाले किसी और को थे। उनसे वाकई गलती हुई थी, मगर इससे फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता था कि वो गलती की किसके साथ है।
इधर इसी कमरे की खिड़की पर एक लड़का खड़े होकर सिगरेट के कस ले रहा था। ये वही था जो अभी कुछ देर पहले उस कमरे में मौजूद था। उसके जहन से अभी उस लड़की की खुशबू आ रही थी। उसके दिमाग में उस लड़की की हेजल आंखों का शुरूर था। वो मासूम सी निगाहें बहुत कुछ कर गई थी। वो शख्स जिसे लड़कियों से घिन महसूस होती थी, जिन्हें वो छूना भी पसंद नहीं करता था, वो किसी लड़की के इतने करीब चला गया, इतने करीब कि उसके शरीर के हर कोने को, हर नक्श को महसूस किया। उसके होठों की नरमी अब भी उसके जहानों गुमान पर इस तरह छाई हुई थी कि निकलने का नाम नहीं ले रही थी। आतिश ने इस वक्त थ्री पीस सूट पहना था जो उसकी मजबूत बॉडी को उभर कर दिखा रहा था। उसकी सुनहरी आंखें बिल्कुल शांत और खाली थी। वो खुद भी शांत था, मगर कब ये शांति लोगों की जिंदगी की बर्बादी बन जाए कुछ कह नहीं सकते थे। दूसरा लड़का जो कल रात इन दोनों पर चीख रहा था, वो उस आतिश से बोला, इनका क्या करना है बॉस। इतना सुनते ही आतिश ने सिगरेट को दूसरी तरफ फेंका, फिर उस डॉक्टर की तरफ बढ़ गया। उसकी सुनहरी आंखें देखकर ही उस डॉक्टर की सांसें रुकने को थी कि वो नजरें ही इतनी खतरनाक थी। वो डॉक्टर डर से बोला, गलती। तो आतिश ने उसकी चेहरे के एक तरफ हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़कर एक झटके से ऊपर की तरफ खींचा। फिर उसकी चेहरे को देखते हुए सर्द होती गहरी आवाज में कहा, गलती? हाँ, ये गलती इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि फिर उसकी माफ़ी भी न मिले। उस डॉक्टर की आंखें कसकर बंद थी। उसके बालों पर उस आतिश की पकड़ कितनी तेज थी ये उसके सिर से नजर आती वेन्स ने साफ दिखा दी थी। आतिश ने उसे छोड़ा, फिर साइड में रखी एक शीशी को खोलते हुए एक इंजेक्शन उठाकर उसे उस शीशी में लगाते हुए फूल किया और फिर उस शीशी को दूसरी तरफ फेंक दिया। वो डॉक्टर अभी भी रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, मगर मजाल थी कि आतिश को उसके रोने से फर्क पड़ा हो। वो इरिटेट हो रहा था। बेशक ये आवाज़ें उसे इरिटेट करती थी क्योंकि उसे अपने आसपास सिर्फ खामोशी पसंद थी। उस इंजेक्शन को देखकर उस डॉक्टर की आंखें बड़ी हो गई। वो ना करता रह गया। तब तक आतिश ने बेरहमी से उसके गले में इंजेक्ट कर दिया और उसे अपनी सुनहरी गहरी आंखों से देखने लगा, जिनमें गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके जबड़े कसे हुए थे। जहां जहां से वो इंजेक्शन उसके खून में दौड़ रहा था, वहां वहां उसका शरीर काला पड़ता जा रहा था। फिर आतिश ने एक झटके से वो इंजेक्शन उसके गर्दन से निकाला और उसे डस्टबिन में डाल दिया। फिर अपने ग्लव्स को भी फेंक दिया। फिर उस डॉक्टर की पूरी प्रोसेस को देखने लगा। वो चीख नहीं रहा था, बस खामोशी से मर रहा था, वो भी धीरे धीरे। उसकी तकलीफ का अंदाजा सिर्फ आतिश को था क्योंकि इसे बनाया उसी ने था। कुछ देर जब उस डॉक्टर का शरीर पूरा काला पड़ गया, उसकी आंखें तक काली पड़ गई, तो आतिश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई जो कोई मामूली तो बिल्कुल नहीं थी। उसे देखकर एक पल के लिए सब सहम गए। डॉक्टर के साथ वो दूसरा इंसान तो बेहोश हो गया, लेकिन आतिश वो आराम से खड़ा उसे देख रहा था। उसके हाथ में वाइन से भरा गिलास था। उसे देखकर उसने पीछे खड़े लड़के से कहा, इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। फिर वो वहां से चला गया। उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। यही था आतिश रानावत, एक आग भरा तूफान जिसके करीब आकर हर चीज झुलस जाती थी। ऐसे एक्सपेरिमेंट जो किसी बेजान चीज पर किए जाते थे, वो उसने इंसान पर कर दिया था, क्योंकि आतिश के लिए लोगों की जान बड़ी सस्ती थी, या फिर शायद उसकी आंखों में इनका कोई वजूद ही नहीं था। 10 दिन बाद, रात का वक्त, एक सड़क पर दो लड़कियां दौड़ रही थी। दोनों में से एक ने लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी। वो गुस्से से बड़बड़ाते हुए भागे जा रही थी। उसी के साथ दूसरी लड़की, जिसने एक घेरेदार शूट पहना हुआ था जो उसके एंकल से कुछ ही ऊपर था, उसके साथ एक छोटा सा लड़का भी था जिसका हाथ उसने कसकर पकड़ा हुआ था। भागते भागते उन दोनों लड़कियों के गोरे चेहरे लाल पड़ चुके थे और वो बार बार पीछे देखते हुए भाग रही थी। तभी उसे एक दुकान दिखाई दी। उसने पहले पीछे देखा, फिर अपने साथ भाग रही लड़की से कहा, रुद्री इधर। उस दूसरी लड़की ने रुद्री को दुकान की तरफ इशारा किया और खुद उस लड़के को लेकर उस दुकान के पीछे जाकर छुप गई। वो दोनों लड़कियों और वो छोटा लड़का हौंफने लगे। रुद्री ने उस लड़की को और उस लड़की ने उसे, फिर दोनों हंस दी। लेकिन जैसे कुछ लोगों के कदमों की आवाज आई तो वो दोनों चुप हो गई। कहा गई, वो दोनों लड़कियां, आगे चलो, जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक रुको मत। इतना कहकर वो लोग आगे चले गए। ये देखकर उन दोनों ने राहत की सांस ली। फिर रुद्री ने कहा, रूही अब क्या करे। रही उर्फ रूहानी का ठाकुर, वो उससे कुछ कहती उससे पहले ही किसी के कार के रुकने की आवाज उन दोनों को सुनाई पड़ी। वो चुप हो गई और झांक कर देखने लगी।
एक लड़का कार से बाहर आया और इधर उधर देखने लगा। उसे देख कर रूहानिका की आंखों में चमक आ गई। वो चीखी, अनंत, और उस छोटे बच्चे को लेकर उसकी तरफ आ गई। साथ वो दूसरी लड़की रुद्री भी आ गई। रुद्री ने अनंत को अपनी छोटी आंखों से घूरा, फिर रूहानिका की तरफ देखते हुए कहा, तूने इसे बुलाया? इस पर रूहानिका ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। रुद्री ने चीढ़कर कहा, इस पागल को बुलाने से पहले तूने मुझसे क्यों नहीं पूछा? अनंत खुद के लिए पागल सुनकर उसे बुरी तरह घूरने लगा और बोला, चुहिया चुप कर, वरना तुझे उन लोगों के पास छोड़ आऊंगा, समझी? इससे पहले कि उन दोनों की लड़ाई शुरू होती, रूहानिका बीच पड़ते हुए बोली, चुप। उद्धरण चिन्ह। वो दोनों किसी अच्छे बच्चे की तरह चुप खड़े हो गए, लेकिन उनकी घूरती नजरें अभी भी एक दूसरे पर टिकी थी। तभी रूहानिका ने कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, दोनों मेरी बात सुनो। रुद्री तू गाड़ी में बैठ और अनंत तू उस बच्चे के साथ पीछे बैठो, मैं ड्राइव करूंगी। इस पर रुद्री बोली, नहीं मैं ड्राइव करूंगी। तभी रूहानिका ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, अभी हमें यहाँ से जल्दी निकलना है। अगर तूने ड्राइविंग शुरू की तो हम सुबह तक पहुँचेंगे, इसलिए तू ड्राइव नहीं करेगी, और अब जल्दी करो। रुद्री का मुंह बन गया। वो सब कार में बैठ गई। कुछ देर बाद उनकी कार एक अनाथ आश्रम के सामने आकर रुकी। उस छोटे बच्चे का रेस्क्यू करके वो उसे यहाँ लेकर आए थे। उन्होंने उस बच्चे को वहाँ छोड़ा, फिर बाहर अपनी कार के पास आकर खड़े हो गए। तभी रुद्री ने कहा, आज बाल बाल बचे, वरना पकड़े जाते। तभी अनंत ने वहां आते हुए कहा, उनसे तो बच गई, लेकिन अब हिटलर से कौन बचाएगा? हिटलर सुनते ही उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई और वो एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें ऐसे देखकर अनंत हंसने लगा तो वो दोनों उसे घूरने लगी। फिर रूहानिका ने मुस्कुराकर उसे देखते हुए कहा, अनंत राणावत, आप भूल रहे हैं कि आप भी हमारे साथ हैं, इसलिए खतरा सिर्फ हमें नहीं तुझे भी है, बेवकूफ। मुस्कुराते हुए रूहानिका के दोनों गालों पर डिंपल पड़ने लगे। वही उसकी बात सुनकर अनंत को रियलाइज हुआ कि वो भी तो उन्हीं के साथ था। उसने जल्दी से गाड़ी की तरफ आते हुए कहा, जल्दी चलो वरना आज हमारी खैर नहीं। वो तीनों कार में बैठे और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगे। महल के चारों तरफ इस वक्त अंधेरा था, क्योंकि रात के 1 बज रहे थे और सभी सोए हुए थे। उन्होंने बाहर खड़े गार्ड्स को उठाया और गेट खोलने को कहा। गार्ड्स ने उन तीनों को देखकर न में सिर हिला दिया, क्योंकि अब तो जैसे ये रोज का हो गया था। उनकी कार इस महल के पार्किंग में जाकर रुकी। वो तीनों चोरी छुपे दबे पैर घर के अंदर जाने लगे। वो सीढ़ियों तक पहुंचे ही थे कि तभी हाल की लाइट ऑन हो गई। लाइट ऑन होते हो वो सर तक खड़े हो गए। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमा कर देखा, जहां उनका पूरा परिवार खड़ा था और सब उन्हें लाचारी भरी नजरों से देख रहे थे। वहीं सबसे आगे एक उम्रदराज शख्स खड़े थे, जो इस महल के और जयपुर के हुक्म माने जाते थे, अभय राणावत, राणावत ऑफ ग्रुप्स के चेयरमैन उर्फ हिटलर। वो बोले, कहा जा रहे हैं आप दोनों? रुद्री और अनंत जो सिर झुकाए खड़े हुए थे, वो उनकी बात सुनकर अपने आसपास देखने लगे। रूहानिका यहाँ नहीं थी। वो दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे से पूछने लगे कि वो कहाँ गई। उनकी इस इशारेबाजी को घर के सब लोग बहुत अच्छी तरह समझ रहे थे। तभी अभय राणावत ने कहा, और वो कहा जिनका इन दिमाग इन शैतानियों में बहुत तेज दौड़ता है। उनकी बात अभी खत्म ही हुई थी कि तभी एक लड़की उबासी लेते हुए सीढ़ियों से नीचे आए और वह सबको खड़े देखकर बोली, क्या हुआ, आप सब ऐसे क्यों खड़े हो भी इतनी रात को? ये तो सोने का वक्त है ना। उस देखकर जहां पीछे खड़े जब अपनी उमड़ती हंसी को कंट्रोल करने लगे तो वही अभय राणावत उसे अपनी छोटी आंखों से घूरने लगे। रूहानिका ने जब उनकी नजरें खुद पर महसूस की तो वो हड़बड़ाकर खुद से बोली, कहीं दादू को हम पर शक तो नहीं हो गया? फिर वो मुस्कुराकर उनके पास आकर बोली, क्या हुआ दादू? इस पर दादाजी ने कहा, आप ऊपर कहाँ से आ रही है? उनकी बात सुनकर रूहानिका ने आराम से कहा, हम तो अपने कमरे से आ रहे थे, बहुत गहरी नींद में सोए थे, मगर आपकी आवाज से हमारी नींद भाग गई। रूहानिका की बात सुनकर अनंत की हंसी छूट गई तो दादाजी ने इसे घूरा और वो एकदम से चुप हो गया। फिर रूहानिका की तरफ देखते हुए कहा, तो आप इन दोनों के साथ नहीं थी रूही? इस पर रूहानिका ने बड़ी मासूमियत के साथ न में सिर हिलाते हुए कहा, मैं सच में सो रही थी दादाजी, अगर आपको यकीन नहीं होता तो पापा से पूछ ले, वो तो हमेशा हमें देखने आती है हमारे सोने के बाद।
तभी दादाजी ने अपने छोटे बेटे तपिश रानावत की तरफ कर ली। वो अचानक खुद को फंसता देख चौंक गए। उन्होंने रूहानिका की तरफ देखा जो आंखों में उनसे रिक्वेस्ट कर रही थी। तपिश जी ने बड़ी मुश्किल से कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हमने देखा था। इस पर दादाजी उन्हें छोटी आंखों से घूरने लगे तो रूहानिका ने उनका चेहरा खुद की तरफ किया और कहा, दादाजी आपको मुझ पर शक है? मुझ पर आपने देखा ना मुझे, मैं अभी अभी ऊपर से आ रही थी। इस बीच उसने अपने एक हाथ से रुद्री और अनंत को इशारा किया कि वो यहाँ से चला जाए। वो दोनों भी इसके इशारे समझ गए और दबे पैर ऊपर की तरफ भाग गए। बाकी घर वाले ने ये नज़ारा देखकर अपना सिर न में हिलाया। अब वो जानते कि आगे क्या होने वाला है। रूहानिका ने जैसे ही देख कि वो दोनों चले गए तभी कहा, दादाजी देखिए वो दोनों भाग रहे हैं। दादाजी उस तरफ मुड़े तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उन्होंने रूहानिका की तरफ मुड़कर देखा, वो भी वहाँ नहीं थी। कुछ ही पलों में उन्हें किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दी। रूहानिका तेजी से सीढ़ियों की तरफ भाग रही थी। दादाजी तो इसे हैरानी से देखते रह गए। वो उन दोनों को बचाकर खुद भी भाग गई। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने परिवार को देखा जो सब मुंह छिपाकर हंस रहे थे। उन्होंने अपना गला साफ किया, फिर अपनी बुलंद आवाज में कहा, सब अपने अपने कमरे में जाए। उनकी बात मानकर सब जल्दी से वहां से चले गए। उनसे घर का हर बच्चा डरता था। उनका हुक्म आखिरी होता था और उनकी दी हुई जुबान पत्थर की लकीर जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। लेकिन सिर्फ रूहानिका ऐसी थी जिसे उनसे जरा भी डर नहीं लगता था। हाँ, एक और था जिसके आगे दादाजी की कभी नहीं चली। सिर्फ एक वही शख्स था जो उनकी बात को न कहने की हिम्मत रखता था, और एक वही था जिसे न कहने की हिम्मत दादाजी में भी नहीं थी। दादाजी ये चले गए। इधर रूहानिका अपने कमरे में आई, फिर एक गहरी सांस लेकर कपड़े चेंज करके सोने चली गई। वो कुछ साल पहले इस घर में आई थी, लेकिन दादाजी को वो बहुत पहले से जानती थी। वही उसकी रुद्री और अनंत उसके कॉलेज से दोस्त थे। वो बेड पर लेटी और आंखें बंद कर ली। तभी उसे कुछ झलकियां दिखाई देने लगी। एक रात एक रोती हुई लड़की जिसके ऊपर हावी एक शख्स, उस लड़की की गूंजती सिसकियां और रोने की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उस शख्स की लाल आंखें और उसकी छुअन महसूस करते हुए रूहानिका ने अपनी आंखें खोल ली। उसकी सांसें तेज चलने लगी। 10 दिन बीत चुके थे उस रात को, लेकिन अब तक वो सब उसके जहन से निकला नहीं था। वो भूल नहीं सकती थी कि वो किसी अनजान को अपना सब कुछ सौंप चुकी थी। उसके शरीर पर कोई अपना हक ले चुका था। उसने आंखें बंद की। आंसू की एक बूंद उसके चेहरे से होकर नीचे चादर पर गिर गई। रूहानिका ने एक गहरी सांस ली, फिर रुद्री के कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। दादा एक किंग साइज चेयर पर बैठे थे जो उनकी यानी हुकुम की थी। उनके एक तरफ तपिश रानावत और उनके बगल में थी उनकी पत्नी विभा रानावत। इनके 2 बेटे थे, करण रानावत जो अभी यहाँ मौजूद नहीं था और दूसरा अनंत रानावत। उनके बड़े बेटे बीरेंद्र रानावत बैठे थे और उनके बराबर में उनकी बीबी मालिनी रानावत बैठी थी। इन दोनों के 2 बच्चे थे, उनका बड़ा बेटा आलोक रानावत और सबसे छोटी बेटी रुद्राक्षी रानावत। आलोक से छोटा वीरेंद्र जी का एक और बेटा था आतिश रानावत जो उनकी दूसरी बीबी का बेटा था। आतिश इस परिवार का होकर भी नहीं था। उसे अकेले रहना ज्यादा पसंद था, इसलिए वो यहाँ नहीं रहता था और न ही कोई जानता था कि आतिश कहाँ है। फिलहाल वो यहाँ मौजूद नहीं था, मगर उसका खौफ नहीं दहशत। उसकी दहशत आज भी लोगों के दिलों में थी। वो सब डाइनिंग टेबल पर अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। ये बहुत बड़ी थी और कुछ चेयर खाली थी, यानी कि कुछ फैमिली मेंबर अभी यहाँ आए नहीं थे। कुछ ही देर में सीढ़ियों से वो 3 तिगड़ियाँ नीचे उतर कर आई और अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। वो तीनों ही बहुत शांत थे और चुपचाप बैठे थे। उन्हें देखकर सब धीरे धीरे मुस्कुराने लगे थे, मगर कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके मुंह बने हुए थे, खासकर रूहानिका को देखकर, और वो थी मालिनी रानावत। उन्हें उसका और रुद्री का एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वही आलोक रूहानिका को देखे जा रहा था। उसकी नज़रें में कुछ तो था जो बिल्कुल अच्छा नहीं था। मालिनी जी की नज़र जब अपने बेटे पर गई तो उन्होंने उसका हाथ दबा दिया। आलोक इस घर का सबसे बड़ा बेटा था, मगर उसकी हरकतें उतनी ही गिरी हुई थी। खासकर लड़कियों के मामले में उसके इरादे कुछ ज्यादा ही बुरे थे और इसलिए रूहानिका उससे दूर रहना पसंद करती थी। उसकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग थी सिवाय उसके। रूहानिका ठाकुर खानदान की इकलौती वारिस थी, वो भी नाजायज, और ये लफ्ज उसकी किस्मत से जुड़ चुका था। वो नहीं जानती थी कि उसका बाप कौन है और न ही जानना चाहती थी। रूहानिका जितनी खूबसूरत थी उतनी ही प्यारी थी। उसकी मुस्कुराहट और जितनी समझदार थी उतनी ही शरारती।
सब उसे रूही कहकर बुलाते थे। वो रानावत इंडस्ट्री में काम भी करती थी। सब कुछ ठीक था उसकी जिंदगी में सिवाय उस एक रात के जो उसके लिए किसी अजाब से कम नहीं थी। रूही के बराबर में दूसरी हेड चेयर थी जिस पर कोई नहीं बैठा था। दादाजी ने एक नज़र सामने वाली चेयर को देखा, फिर कहा, कल एक पार्टी है। रूही और अनंत ने मिलकर जो डील शाइन की है उसी की सक्सेस के लिए पार्टी रखी जा रही है। इस पर मालिनी जी ने कहा, मगर पापा ये कोई इतनी बड़ी डील भी नहीं है जिसके लिए आप पार्टी रखें। तो तपिश ने कहा, लेकिन ये हमारी रूही की पहली डील है और पहली बार में ही उसने इस डील को क्रैक किया है, इसलिए पार्टी तो होनी चाहिए। तपिश ने रुकी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो रूही मुस्कुराते हुए कहा, जैसा आपको ठीक लगे पापा। दादू की किसी बात के लिए मैंने मना नहीं किया है, इसलिए मुझे इस बात से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तपिश को शुरू से पापा कहकर बुलाती थी जो कि तपिश की ही ख्वाहिश थी। फिर उसने अपनी चेयर से खड़े होकर कहा, दादू मुझे और रुद्री को कॉलेज जाना है, फिर ऑफिस भी तो हम जाए। तभी रुद्री ने कहा, और शॉपिंग भी। तो रूही ने सहमति से हाँ में सिर हिला दिया। इस पर दादू ने कहा, ठीक है जाए, मगर रात होने से पहले लौट आना आप दोनों। तो दोनों ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। वो और रुद्री तैयार होने के लिए अपने कमरे की तरफ चली गई और इधर दादाजी वीरेंद्र जी के साथ स्टडी रूम में आए। वो दोनों कुछ जरूरी बातों पर डिस्कस कर रहे थे। तभी दादाजी की नज़र बाहर मौसम पर गई। वीरेंद्र जी ने भी जब दादाजी को बाहर झांकते हुए देखा तो वो भी बाहर देखने लगे। मौसम का रुख अचानक ही बदल गया था, बिल्कुल बदल गया था। जहां अभी थोड़ी देर पहले मौसम साफ था वहीं अब काले बादल उमड़ आए थे, तेज हवाएं चलने लगी थीं। दादाजी खिड़की की तरफ आकर बोले, अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? इस पर वीरेंद्र जी बोले, मम्म ऐसा लग रहा है जैसे। उन्होंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तभी दादाजी ने उसे पूरी करते हुए कहा, कोई तूफान आने वाला हो। ये कहते ही उनकी नज़र सामने गई और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे शायद वो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे। उनके पीछे खड़े वीरेंद्र जी ने जब वहां देखा तो वो भी हैरान रह गए। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, आतिश। तो फाइनली कल आतिश और रूही आमने सामने होंगे और बेफिक्र रहे, इस बार भी मैं कुछ नया ही दूंगी। और हाँ यार, आप लोग कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बता दे कि चैप्टर कैसा लगा और मुझे कहानी आगे लिखनी है या नहीं। ओके बाय। चैप्टर 3 फिर मुलाकात नफरत। सुबह का वक्त महल के गार्डन में एक चौपर खड़ा था और उस चौपर के आसपास काले कपड़े पहने कई बाउंसर खड़े थे जिनके पास बड़ी बड़ी राइफल थी। और वहीं इस गार्डन से होते हुए महल की तरफ बढ़ता एक लंबा चौड़ा शख्स जिसने ब्लैक टैक्सीडो पहना हुआ था, वो इस महल की तरफ बढ़ रहा था। उसके आंखों पर सनग्लासेस थे और हाथों में एक महंगी वॉच। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसका एक हाथ अपनी पेंट की पॉकेट में था। उसके पीछे दो और लोग थे और उनके पीछे उनके बाउंसर्स। महल के बाहर सिक्योरिटी के लिए खड़े सभी गार्ड्स ने उसे देखते ही अपनी नजरें नीची कर ली, यहाँ तक कि वो सब किसी रोबोट की तरह खड़े थे, जैसे मानो अगर गर्दन हिलाई तो गर्दन ही नहीं बचेगी। आखिर अपनी जिंदगी सबको प्यारी होती है, लेकिन यहाँ मरने से ज्यादा उस शख्स के हाथों से मरने की दहशत थी। मौत का डर नहीं था, लेकिन इस शख्स के हाथों मरने का डर जरूर था। और यही तो थी दहशत जो इस वक्त इस जगह लोगों की रागों में खून की तरह दौड़ रही थी। और इस दहशत का नाम था आतिश रनावत। आतिश अभी आगे बढ़ा ही था कि एक लड़की उससे आ टकराई। इससे पहले कि वो गिरती, आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने आगोश में समेट लिया। उसकी आंखें इस पल बंद हो गई क्योंकि उसके शरीर से उठती खुशबू ने उसे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। उसके आंखों के सामने कुछ पिक्चर घूमने लगी। मधोशी भरी रात, एक लड़की, और वो उस लकड़ी के बेहद करीब था। उसके नर्म गुलाबी होठ और उसकी सिसकियां, सब कुछ उसके आंखों के सामने चल रही थी। उसने झट से अपनी आंखें खोल और उसे देखने लगा। उसके आगोश में सिमटी रूही ने अपना सिर उठाकर देखा। उसने जैसे ही आतिश को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो तो जैसे सदमे में चली गई। उसकी आंखों के सामने फिर से उस रात के मंजर आ गए जिन्हें वो कब से भूलने की कोशिश कर रही थी। आतिश ने भी अपनी आंखें खोलकर उसे देखा। हालांकि उसकी आंखों में गोगल लगे थे, इसलिए इस वक्त उसकी आंखों में क्या था वो रूही को दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर देता तो शायद ही रूही दोबारा उसे देखने की हिम्मत कर पाती। लेकिन रूही की आंखों में मौजूद डर उसे अच्छे से नजर आ रहा था। रूही उससे बेहद छोटी थी और वो उससे बेहद लंबा। वो उसके सीने तक ही आ पा रही थी।
आतिश की नज़र उसके चेहरे के हर नक्श को देखते हुए उसकी कशिश भरी झिलमिलाती हेज़ल आंखों में जा रुकी, वो आंखें जिनमें उस वक्त उसे अपना अक्ष दिखाई दे रहा था। रूही का गला भर आया, वो जल्दी से उससे दूर होने लगी, मगर ये मुमकिन कहाँ था। उसकी पकड़ उसकी कमर पर बहुत मजबूत थी और जितनी गहराई से वो उसे देख रहा था उसकी पकड़ और भी मजबूत होती जा रही थी कि एक पल के लिए रूही को लगा जैसे उसकी कमर टूट ही जाएगी। पीछे खड़े दोनों लड़के हैरानी से उन्हें देख रहे थे। रूही की आंखों में देख दर्द से नमी आ चुकी थी। आतिश के हाथों की छुअन से उसका पूरा शरीर कांप रहा था, जिसे आतिश बाकायदा महसूस कर पा रहा था, क्योंकि उसने इतनी जगह कहाँ छोड़ी कि उसके आसपास गुजरती सर्द हवाएं उनके बीच से होकर गुजर सके। इधर दादाजी वीरेंद्र जी के साथ बाहर आ गए। वो आतिश को यहाँ देखकर बहुत शॉक्ड थे और रूही को उसके साथ देखकर तो और भी हैरान रह गए। उन्हें अब डर लगने लगा रूही के लिए कि कहीं वो उसे कोई चोट न पहुंचा दे। उन्होंने जल्दी से कहा, आतिश। इसके आगे वो कुछ भी नहीं पाए। इधर रूही ने जैसे ही दादाजी की आवाज़ सुनी तो वो फौरन उससे दूर होने लगी, मगर आतिश उसे छोड़ने के इरादे से नहीं था। दादाजी की आवाज़ सुनकर भी उसने अपनी पकड़ धीमी नहीं की थी और न ही एक नज़र उन्हें सिर उठाकर देखा था। वो अब भी रूही को देख रहा था, बेचैन खूबसूरत सा चेहरा जिस पर इस वक्त दुनिया जहान की घबराहट नजर आ रही थी और उस पर आंखों में खौफ जो उसे देखकर आया था। जब वो बहुत कोशिश के बाद नहीं छूट पाई तो उसने कसमसाना छोड़ दिया और बहुत उम्मीद भरी निगाहों से उसे देखा और इन निगाहों का असर ये हुआ कि आतिश ने उसे छोड़ दिया, मगर उसकी नज़रें अब भी रूही पर थी, जिन्हें हटा पाना न जाने क्यों उसके लिए मुश्किल था। वो तो जैसे बगावत पर उतर आई थी और बगावत ये आतिश को पसंद नहीं थी। रूही उससे आज़ाद होते ही एक तरफ सिर झुकाकर खड़ी ही गई, क्योंकि बाहर इस वक्त पूरा परिवार मौजूद था। मालिनी जी और आलोक दोनों ही आतिश को हैरानी से देख रहे थे। उसका यहाँ आना किसी अजूबे से कम नहीं था। आतिश बिना किसी को देखे सीधे दादाजी के पास गया। तब दादाजी इसे देखकर मुस्कुराकर बोले, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरी बात मानने में इतना वक्त लगा दोगे। इस पर आतिश ने अपना गॉगल उतारकर उसे पीछे एक बाउंसर को पकड़ाते हुए एक बेहद ठंडी और कर्कश आवाज में कहा, गलत फहमी को एक हद रखना चाहिए वरना आदत बन जाती है। मैं कब क्या करता हूँ और क्यों करता हूँ ये मेरी मर्जी होती है। दादाजी उसकी बातों का मतलब समझ रहे थे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाकर कहा, खैर अपनी मर्जी से ही सही, तुम आए तो। इस पर आतिश ने अपनी सुनहरी चमकती आंखों से एक नज़र रूही को देखा, जो सबकी नज़रों से बचते हुए ऊपर की तरफ जा रही थी। फिर अपनी गहरी होती सर्द आवाज के साथ कहा, हम अपनी मर्जी से। फिर आगे बढ़ गया। उसके पीछे खड़ा एक लड़का आतिश का असिस्टेंट युग था। वो आतिश के साथ चला गया। तभी पीछे खड़ा दूसरा लड़का बोला, दादाजी कैसे हैं आप? वो इस घर का बेटा था, आतिश से 6 महीने छोटा था, करण रानावत। इधर आलोक अपनी माँ मालिनी जी से बोला, आतिश अब यहाँ क्यों आया है? इस पर मालिनी जी बोली, पता नहीं। इधर रूही दौड़ते हुए अपने कमरे में आई और बाथरूम में जाकर उसने अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोया। उसकी सांसें बहुत तेज थी। दादाजी ने क्या नाम लिया और क्या कहा उसने कुछ नहीं सुना था, क्योंकि उस वक्त उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। कितना भूलने की कोशिश कर रही थी महादेव, और अपने उन्हें सामने लाकर खड़ा कर दिया। आज भी वो रात। इतना कहकर वो एक पल चुप हुई, फिर मिरर के पास गई। उसने अपना टॉप हटाकर देखा, उसके सीने के पास किसी के दांतों के काटने के निशान थे और ऐसे ही निशान उसके पूरे शरीर पर थे। फिर उसकी नज़र उसकी कमर पर गई, जहां इस वक्त लाल निशान आतिश की उंगलियों के थे। रूही ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उनके साए से भी दूर रहूंगी। उसकी आंखों में कुछ नमी थी और साथ ही एक उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। कहीं न कहीं उसे आतिश पसंद नहीं आया था, जरा भी नहीं। आतिश का कमरा। आतिश अपने बाथरूम में था। उसने शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ सामने वाल पर रखे थे। आज एक बार फिर वो उस खुशबू में खो गया था। एक बार फिर उसे वैसा ही एहसास हुआ था जैसा उस रात हुआ था। उसने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, उसकी आंखें लाल थी और जबड़े आपस में भींचे हुए थे। इस वक्त वो बेहद खतरनाक नजर आ रहा था, बेहद खतरनाक। आज पूरा दिन आतिश अपने कमरे से बाहर नहीं आया था और रोहानिका भी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, इसलिए रुद्री उससे मिलने के लिए गई। कमरे में
रूही क्या हो गया है तुझे, आज क्या कमरे में ही रहना है, बाहर नहीं जाना क्या, तेरे चक्कर में कॉलेज और ऑफिस दोनों जगह नहीं गए। इस पर रूही ने अपना सामान समेटते हुए कहा, नहीं वो मुझे अपनी कुछ तबीयत खराब लग रही है इसलिए मैं यही रहूंगी। तो रुद्री ने अपना सिर हिला दिया और कहा, ओह अच्छा तुझे पता है करण भाई तुझे पूछ रहे थे, तू उनसे बाद में मिल लेना और हाँ मैं डिनर तेरे कमरे में ही भेज दूंगी। रुद्री की बात सुनकर रूही को राहत मिली क्योंकि वो वाकई आतिश का सामना नहीं करना चाहती थी। रुद्री ने डिनर उसके कमरे में ही पहुंचा दिया। अगले दिन आज घर में पार्टी थी इसलिए कुछ तैयारियां चल रही थी, तो वही महल के पास एक मंदिर में कई लड़कियों के बीच में सफ़ेद सूट में रूही क्लासिकल डांस कर रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी से मुस्कुराहट थी, वो डिम्पल वाली मुस्कुराहट उस पर बहुत सूट करती थी। और उस मंदिर से थोड़ा दूर एक खाली मैदान जो काफ़ी दूर तक था। तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। उसी मैदान में आतिश अपने घोड़े पर बैठा था, उसकी सुनहरी आंखें सामने रास्ते पर टिकी थी, उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वो घोड़ा अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसकी कमान जिसके हाथ में है उसे ऐसी ही रफ्तार पसंद थी। आतिश के बाल जो थोड़े लंबे थे कंधे तक आते थे वो उस हवा में साथ उड़ रहे थे। एक ऐसी चमक जो उगते सूरज से भी तेज थी, आंखों में जुनून और शिद्दत थी। उसके आसपास का ओरा इतना खतरनाक था जिसके करीब खड़े होने की हिम्मत भी कोई नहीं कर सकता था। उसने इस वक्त ब्लैक वेस्ट पहनी थी जो पसीने से भीगी हुई थी और नीचे वाइट पेंट के साथ ब्लैक बूट पहने थे। वाकई कयामत था वो। इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, इश्क का जादू सर चढ़कर बोले, खूब लगा लो पहरे रस्ते रब खोले। इधर रूही पूरी दुनिया भुलाए अपने डांस में खोई हुई थी, उसके एक्सप्रेशन बहुत शार्प थे, उसकी वो डिम्पल वाली मुस्कुराहट उसके होठों पर सजी थी। उसे इस वक्त कुछ याद नहीं था, न आतिश ने वो रात। यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, यही इश्क दी मर्जी है, यही रब दी मर्जी है, तेरे बिन जीना कैसा, हाँ खुदगर्जी है। इसी बीच घोड़े पर बैठे आतिश की नज़र मंदिर की तरफ गई जहां सभी लाल रंग की सूट पहनी लड़कियों के बीच में अकेली सफ़ेद रंग के सूट पहनी रूही डांस कर रही थी। उसके लंबे काले बाल उसके साथ ही लहरा रहे थे। उसके होठों पर मौजूद भीनी भीनी मुस्कुराहट हर किसी को पागल कर सकती थी। आतिश की नज़र उस तरफ ठहर कर रह गई, उसका घोड़ा रुक चुका था, वो एक पलक तक नहीं झपका रहा था। उसके आंखों में फिर एक बार उसी मदहोशी का आलम था, वो ठहरी सुनहरी नजरें गहरी और इंटेंस हो गई थी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ हाँ जी, हो गई मैं। तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी तेरी दीवानी दीवानी। इधर रूही ने एक राउंड लेते हुए जैसे ही सामने की तरफ नजर उठाई तो उसकी हेजल आंखें सुनहरी आंखें से जा टकराई। वो सुनहरी आंखें इतनी गहरी और इंटेंस थी कि एक पल के लिए रुहाने का काम भी गई, वो लड़खड़ा गई। फिर उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली और फिर अपना दुपट्टा खोलकर वहां से दूसरी तरफ जाने लगी। ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं रंग रंगीली दीवानी, ए मैं अलबेली मैं मस्तानी। उसने मंदिर के दूसरी तरफ आते हुए अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली, फिर खुद से कहा, वो मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे, बड़े अजीब इंसान है हूँ साइको रानावत। रूहानी का इतना कहकर वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर इसे सामने दीवार से लगा दिया। रूहानिका ने डर से आंखें बंद कर ली। तभी कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसके ठीक सामने आए आतिश खड़ा था और अपनी सुनहरी आंखें से उसे देख रहा था। उसे देखकर रूहानिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने कदम पीछे लेने लगी और आतिश उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। वो दीवार से लगकर खड़ी हो गई, तभी आतिश बिल्कुल उसके नज़दीक आकर खड़ा हो गया। उसके जबड़े अभी भी आपस में भींचे हुए थे और सुनहरी शेर जैसी आंखें रूही पर जिनमें कुछ अजीब ही भाव थे वो शिद्दत के साथ उसे देख रही थी।
आतिश ने उसके बगल में अपना हाथ रख लिया और दूसरा हाथ उसके कमर के पास दीवार पर रख लिया। उन दोनों के बीच अभी हवा गुजरने लायक फासला था जो कब मिट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था। आतिश ने उसकी हैरानी को इग्नोर करते हुए उसकी आंखों में देखते हुए उसके कान के नज़दीक धीमी आवाज में कहा, मेरे रूम में नहीं आना चाहिए था और आई तो मेरे करीब आने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। रूही की आंखें फैल गई। उसने अपने कपड़ों को मुट्ठी में भर लिया लेकिन उसका दूसरा हाथ अभी भी आतिश की वेस्ट को मुट्ठी में भर रखा था, जो उसकी बात सुनकर और भी ज्यादा कस गई थी। रूहानी का डर और घबराहट से कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। आतिश ने एक कदम उसकी तरफ बढ़ाया फिर और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे खुद से चिपका लिया। रूहानिका ने दर्द से आंखें बंद कर ली, क्योंकि आतिश ने उसे पकड़ा ही इतना कस के था। रूहानिका आतिश के सीने तक भी मुश्किल से आती थी। आतिश उससे कुछ ज्यादा ही लंबा था। आतिश ने जरा नीचे झुककर उसके कान के पास धीमी और बेहद इंटेंस आवाज में कहा, आतिश रानावत को जो चीज़ पसंद आ जाती है वो उसे कैद कर लेता है जिंदगी भर के लिए, फिर चाहे वो कोई चीज़ हो या इंसान। अगली बार मेरी नज़रों के सामने मत आना वरना आतिश की कैद में मरने के बाद भी आज़ादी नहीं मिलेगी। ये बात उसने जितनी गहराई से कही थी उतनी ही गहरी थी इसकी हकीकत। वो गलत नहीं कर रहा था, उसके हर लफ्ज में हकीकत थी। उसकी बात सुनकर रूहानिका के दिल की धड़कन तेज स्पीड से दौड़ने लगी और वो इतनी तेज थी कि आतिश को साफ सुनाई दे रही थी। उसके एक नज़र उसके चेहरे पर डाली, मासूम सा चेहरा जो डर से घबराया हुआ था और उसके आंखें जो गुस्से के साथ नमी झिलमिला रही थी। फिर उसके कांपते नाजुक गुलाबी होठ जिन पर नजर पड़ते ही आतिश को उसकी नरमी का एहसास होने लगा। ये तो किसी गुलाब की पंखुड़ी से भी ज्यादा नर्म थे, इतने सॉफ्ट जिन पर आतिश को सख्ती करने का मन नहीं करता था, लेकिन फिर उनका नशा ऐसा था कि न चाहते हुए भी वो रहम नहीं कर पाता। आतिश ने उसके अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया, फिर उसे वापस दीवार से लगते हुए उन पर अपने होठ रख दिए। ये सब कुछ उसने इतनी जल्दी किया कि रूहानिका को कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी आंखें फैल गई, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो और साथ ही दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो। पल में ही उसकी आंखों में भरी नमी गालों पर आ गई। वो उसके सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देने लगी, मगर उसकी ये ताकत आतिश के लिए चींटी बराबर भी नहीं थी। वो हटना तो दूर हिल भी नहीं पाया। तभी रूही ने अपनी पूरी ताकत से अपना एक पैर उठाकर उसके पैर पर मारा। आतिश को उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन रूही के पैर में जरूर दर्द उठा जिससे उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। हाँ, लेकिन उसकी इस हरकत से आतिश भड़क जरूर गया और उसके भड़कने का अंजाम ये था कि रूही ने कर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसके होठों में तेज दर्द उठा क्योंकि आतिश ने अपने दांत गड़ा दिए थे। गाऊं बजाऊं सबको रिझाऊं, ए मैं दीन धर्म से बेगानी, ए मैं दीवानी मैं दीवान। थोड़ी देर बाद आतिश ने इसे छोड़ा तो रूहानिका गहरी सांस लेते हुए जैसे ही संभली और सामने नजर उठाई तो सामने कोई नहीं था। उसकी नजर कुछ दूर गई, कहाँ आतिश जा रहा था। वो उसकी पीठ को देखने लगी, उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, उसके होठों पर खून लगा था, उसकी आंखों में आतिश के लिए नफरत गुस्सा सब था। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। हो जी हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। वो गुस्से से उसकी तरफ जाने को थी, तभी आलोक ने उसका हाथ पकड़ लिया। रूहानिका ने उसे गुस्से से देखा। जो गुस्सा आतिश पर उतरने वाला था अब उसका शिकार आलोक को होने वाला था। एक भाई के लिए गुस्सा और दूसरे भाई के लिए प्यार। ऐस क्यों रूहानिका, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आगे बढ़ जाओगी। जब मेरे भाई को किस कर सकती हो तो एक चांस। रूहानिका ने उसकी बात पूरी होने से पहल उसका हाथ मरोड़ दिया और गुस्से से कहा, मैं कोई मजबूर लड़की नहीं हूँ आलोक रानावत, और मुझे मजबूर समझने की गलती करना भी मत। अगर अपनी इज्जत की परवाह है तो मुझे दूर रहना, बहुत दूर। फिर उसने उसका हाथ छोड़ दिया और वहां से चली गई। आलोक के अपना हाथ देखा जिस पर लाल उंगलियों के निशान थे। फिर उसने रूहानिका को जाता देखता हुए कहा, इसका हिसाब अभी बाकी रहेगा रूहानिका। रूहानिका भागते हुए अपने कमरे की तरफ गई वो और वॉशरूम में जाकर पानी से अपने होठ साफ करने लगी।
वो पता नहीं क्यों उसके सामने जाकर डर जाती थी, जबकि उसे और किसी चीज से इतना डर नहीं लगता था जितना उस एक शख्स से लगने लगा था। एक ही वक्त पर गुस्सा, डर, नफरत सब कुछ फील करती थी वो आतिश के लिए, और उसने कभी ध्यान नहीं दिया कि जितने इमोशन वो आतिश के लिए फील करती थी उतने शायद ही किसी के लिए किए हो। तो कैसा लगा चैप्टर यार? बहुत कम लोग ही कमेंट और लाइक करते हैं। क्या नोवेल पसंद नहीं आ रही है? इस चैप्टर को बहुत सोच समझ कर लिखा है तो उस पर कमेंट आने ही चाहिए प्लीज। 4 मेरे हक पर कोई और अपना हक जताए या वो किसी और को खुद पर हक दे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। AR फार्म इंडस्ट्री एक ऊंची 40 मंजिला इमारत जिसकी खूबसूरती देखते लोगों की आंखें नहीं थकती थी, जिसकी बड़ी वजह थी इसकी बनावट जो वाकई काबिले तारीफ थी। इस बिल्डिंग के अंदर एक टॉप फ्लोर पर एक आलीशान कमरे में एक शख्स अपने हाथ में पेंट ब्रश थामे तेजी से हाथ चला रहा था। उसकी आंखें बंद थी लेकिन उसके हाथ इतने तेज चल रहे थे कि मानो खुली आंखों से बना रहा हो। ये इस आलीशान और लग्जरियस इमारत का मालिक था जिसे मेडिकल फार्मेसी का किंग माना जाता था, यानी कि AR उर्फ आतिश रानावत। आतिश मेडिकल की दुनिया का वो नाम था जिसके आगे फिर सभी फीके नजर आते थे। वो एक सर्जन था, MS आतिश रानावत। उसने अब तक 10 ऐसी रेयर सर्जरी की थी जिनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 थी, और वो ऐसी ही रेयर सर्जरी करता था क्योंकि उसे बुलाया ही तभी जाता जब कंडीशन हर किसी के हाथों से निकल जाती थी। और इन सब के साथ उसकी एक दूसरी आइडेंटिटी भी थी, AR, जो पूरे राजस्थान को कंट्रोल करने वाला नाम था। आतिश ने सिर्फ ब्लैक पेंट पहनी थी और उसकी शर्ट पास एक सोफे पर पड़ी थी। काफी सालों बाद उसने अपने हाथ में एक पेंट ब्रश थामा था। काफी सालों बाद लाल रंग के सिवा कोई दूसरा रंग उसके हाथ पर लगा था, क्योंकि पहली बार कोई उसकी नजरों में आकर ठहरा था। आतिश ने उस पेंट ब्रश को रख दिया, फिर अपनी सुनहरी आंखें खोलकर सामने देखा। वो जैसे जैसे सामने की तस्वीर को देख रहा था उसकी आंखें उतनी ही गहरी और इंटेंस होती जा रही थी। सामने रूहानिका की तस्वीर थी, बिल्कुल वही हेजल आंखें, डिंपल पड़ती स्माइल और उसके लहराते लंबे बाल। ये वो तस्वीर थी जब आज सुबह आतिश की नज़र उस पर पड़ी थी। वो पहली नज़र जब आतिश ने उसे देखा था उसे ही उसने तस्वीर में उतार दिया था। ऐसा लग रहा था मानो अभी बोल उठेगी। इसी बीच कोई उसके रूम में आया। आतिश ने मुड़ने की जहमत नहीं की, उसके दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में थे और नजरें रूही की तस्वीर पर। इधर युगंधर आया। वो आतिश से कुछ कहने ही वाला था लेकिन तभी सामने रूही की तस्वीर देखकर चुप हो गया। वो हैरानी से उस तस्वीर को देखने लगा। वो कभी आतिश को देखता तो कभी उस तस्वीर को। तभी उसके कानों में आतिश की कर्कश आवाज पड़ी, नजरें नीचे। आतिश की आवाज से युग मानो किसी सदमे से बाहर आया हो। उसने आतिश को देखा जो अब उसे देख रहा था। युग ने कहा, बॉस अभिनंदन राठौर आपसे मिलना चाहते हैं, शायद बकुल व्यास के बारे में उन्हें कोई बात करनी है। इस पर आतिश जो अपनी शर्ट पहन रहा था वो उससे बोला, हम बुलाओ उन्हें। थोड़ी देर बाद आतिश अपनी डेस्क पर बैठा था। उसका सारा ध्यान अपनी फाइल पर था और सामने अभिनंदन राठौर बैठे थे। वो अभय रानावत की उम्र के ही थे। वो आतिश को देखकर बोले, बकुल को किसी ने मार दिया, तुम जानते हो यार वो हमारे लिए कितना जरूरी था। वो यहाँ नहीं था। तभी उन्हें आतिश की आवाज सुनाई दी, न्यूयॉर्क में था। तो अभिनंदन जी ने उसे देखा, फिर कहा, हाँ न्यूयॉर्क में था, हमारे ही काम से गया था और वहीं से गायब हो गया। मुझे कल रात ही उसकी एक्सीडेंट की खबर मिली। तभी आतिश ने कहा, वो एक्सीडेंट नहीं मर्डर था। अभिनंदन राठौर ने कभी उसके देखते तो कभी युग को जो उनके पास ही खड़ा था। आतिश की नज़र अभी भी अपनी फाइल पर थी। वो उससे बोले, ये सब तुम्हें कैसे पता? तो आतिश ने उन्हें अपनी नजरें उठाकर देखा और कहा, मैंने ही किया है। अभिनंदन राठौर उसकी बात सुनकर उसे देखते रह गए। उनके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें उभर आई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहा, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था यार। आतिश उनकी बात सुनकर अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, तो अब तो जैसे अभिनंदन राठौर कुछ बोल ही नहीं पाए। वो वाकई उनका इम्पोर्टेंट पसंद था जिसे आतिश ने बिना कुछ सोचे समझे मार दिया। आतिश वहां से उठकर बाहर आने लगा। तभी युग ने कहा, उसकी गलती थी मिस्टर राठौर, उसे बॉस को डबल क्रॉस करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। इतना कहकर वो आतिश के पीछे आ गया। वही अभिनंदन राठौर खामोश रह गए क्योंकि वो आतिश के खिलाफ नहीं जा सकते थे। इधर आतिश उस बिल्डिंग से बाहर आ रहा था और पीछे युग उसे
कुछ बता रहा था। महल में एक पार्टी है तो क्या आप चलेंगे? इस पर आतिश ने एक सटीक जवाब दिया, नहीं। तो युग ने आगे कहा, पार्टी रोहानिका ठाकुर और अनंत के प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए रखी गई है। इस बार आतिश के कदम कुछ धीमे तो हुए थे मगर वो बिना कुछ जवाब दिए ही कार में बैठ गया और उसके पीछे खड़ा युग कंफ्यूज होकर खुद से बोला, रोहानिका का नाम सुनकर भी कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा हाँ कर देंगे। फिर उस तस्वीर क्या मतलब था, कहीं मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ। तभी उसके फोन पर किसी का कॉल आया। उसने देखा जिस पर करण शो हो रहा था, तो युग सिर हिलाते हुए करण का फोन उठाकर उधर से दूसरी तरफ चला गया। रात के वक्त हवेली को ऐसे सजाया गया था जैसे आज दिवाली हो। वो जगह जगह इसे लाइट से सजाया गया था। दादाजी के साथ वीरेंद्र और तपिश रानावत खड़े थे। दादाजी ने वीरेंद्र जी को देखते हुए कहा, आतिश कहाँ है? इस पर वीरेंद्र जी ने दादाजी से कहा, वो अपनी मर्जी का मालिक है, कब कहा जाता है ये बात किसी को पता नहीं होती। तभी तपिश ने कहा, लेकिन वो आपका बेटा है भैया, आपको थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए था। वीरेंद्र जी ने उन्हें एक आईब्रो उठाकर कहा, वो मेरा बेटा जरूर है मगर अब बच्चा नहीं है, मेरी पकड़ से बहुत दूर जा चुका है। दादाजी ने कुछ नहीं कहा, वो उन दोनों की बात सुनते रहे। आतिश कहाँ होगा ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। उन्हें अपनी हवेली के हर शख्स की खबर रहती थी, हर चीज़ उनके काबू में थी सिवाय एक शख्स के, और वो था आतिश रानावत। उसके बारे में कुछ पता करना कूड़े के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। दुनिया में कुछ चीज़ें नामुमकिन होती है, जिसमें से एक आतिश रानावत था जो कब क्या कर जाए खुद उसके फरिश्तों को कभी नहीं पता होता था। पार्टी में सब थे। आलोक एक तरफ बैठा ड्रिंक कर रहा था। इधर सीढ़ियों से अभी अभी रुद्री के साथ रूही आई थी। रुद्री ने एक ब्लू कलर की गाउन पहना था, उसके बाल खुले थे जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके दूसरी तरफ खड़ी रूही ने एक ब्लैक कलर की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी और पीछे से दोनों हाथों पर दुपट्टा डाला हुआ था। उसे देखकर एक पल लोगों को ऐसा लगा जैसे कि आसमान से चांद उतर आया हो। ऊपर से वो प्यारी सी डिम्पल वाली मुस्कुराहट, हाय, कुछ ऐसा ही हाल था लोगों का। वो रुद्री के साथ नीचे आई तभी उसके पास अनंत आ गया। उनके पीछे विधा जी आ गई। वो रूही और रुद्री को देखकर बोली, बहुत खूबसूरत लग रही हो दोनों, रुको ये काला टीका लगा देती हूँ। तो रुद्री और रूही दोनों ही मुस्कुरा दी। वही अनंत ने कहा, मेरी भी नज़र उतार दो माँ, मैं भी आज कम हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। इस पर रुद्री ने कहा, काला बंदर लग रहा है, आया बड़ा हैंडसम लग रहा है। अनंत ने उसे घूरते हुए कहा, चुप कर चुड़ैल। रुद्री भी गुस्से में आकर कुछ कहने को हुई तो रूही उन दोनों के बीच आकर बोली, बस करो तुम दोनों, जगह तो देख लिया करो। वो दोनों ही मुंह बनाकर खड़े हो गए तो रूही ने सिर हिलाते हुए विद्या जी से कहा, माँ आप हम तीनों की नज़र उतार दीजिए। फिर उसने अनंत और रुद्री का हाथ पकड़ा और अपने साथ खड़ा कर दिया। विद्या जी ने मुस्कुराकर उन तीनों की नज़र उतार दी, फिर वहां से चली गई। वो तीनों आपस में बिजी हो गए। तभी रूही की नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए उनकी तरफ ही आ रहा था। रूही की मुस्कुराहट कुछ फीकी हो गई। वही अनंत और रुद्री का मुंह बन गया। वो दोनों एक दूसरे को देख कर बोले, ये कहाँ से आ गया? वो शख्स रूही के पास आकर बोला, कैसी हो रोहानिका? इससे पहले कि रूही कुछ कहती रुद्री ने कहा, बिल्कुल ठीक है, आपके सामने ही खड़ी है। वैसे भी अभी कुछ दिन पहले तो आप मिले थे, इतनी जल्दी मेरी दोस्त को क्या हो जाएगा? तभी रूही ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तो रुद्री शांत हो गई। तभी रूही ने हल्का मुस्कुराकर कहा, मैं ठीक हूँ मिस्टर सिंघानिया। इस पर उस शख्स ने मुस्कुराकर कहा, आप मुझे अने बुला सकती है। तो अनंत ने कहा, मिस्टर अने आप बाकी सबसे नहीं मिले? इस पर अनय ने कहा, हाँ मैं मिलकर आता हूँ। इतना कहकर अनय वहां से चला गया। उसके जाने के बाद रुद्री ने कहा, यार दादू ने इसमें ऐसा भी क्या देखा जो इससे तेरी शादी कराना चाहते हैं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो रूही ने उसे घूर कर कहा, तू दादू की पसंद को खराब कह रही है। इस पर रुद्री ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं तो अनय को खराब कह रही हूँ। पहले तो रूही ने इसे घूरा, फिर वो दोनों हंसने लगी तो अनंत उन दोनों को घूर कर बोला, तुम दोनों को क्या मैं नजर नहीं आ रहा हूँ? तो उन दोनों ने कहा, नहीं। अनंत उन्हें झुंझलाकर देखने लगा, मजाल है वो उसकी किसी बात पर उसे जरा तवज्जो दे दे। फिर बेचारा अनंत खुद ही उन दोनों के साथ इन्वॉल्व हो गया।
तभी अचानक पूरी पार्टी का माहौल बदल गया। इतने शोर में एक आवाज सबके कानों में गूंजने लगी और वो थी किसी के जूतों की आवाज। वो आवाज जैसे बढ़ रही, वो मौजूद लोगों के दिलों एक अजीब सी फीलिंग पैदा हो रही थी जिसे लोग दहशत के नाम से जानते थे। सबकी नज़र एंट्रेंस की तरफ चली गई जहां ब्लैक पेंट में एक लंबा चौड़ा शख्स अंदर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी मस्कुलर चेस्ट शर्ट के खुले 2 बटन से झांकती हुई नजर आ रही थी। उसका वी शेप जो लाइन और चेहरे के फीचर्स बिल्कुल शार्प थे। उसकी सुनहरी चमकती आंखें इस वक्त काले चश्मे के नीचे छुपी हुई थी जिनमें आंखें डालने की हिम्मत कोई नहीं कर पाया था सिवाय एक के जो इस वक्त उसे देखकर छुपने की कोशिशें कर रही थी। आतिश अपने कोट को एक उंगली से पकड़े पीछे अपने कंधे पर डाला हुआ था। उसके पीछे एक तरफ युग था तो एक तरफ करण। दादाजी उसे देखकर मुस्करा दिए। आतिश ने एक नज़र उन्हें देखा, फिर नज़र फेरते हुए वहां मौजूद एक टेबल पर बैठ गया। वहां हर एक शख्स जो भी उस पार्टी में मौजूद थे सबकी नज़र आतिश पर बनी हुई थी जिसकी वजह थी उसकी प्रेजेंस जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता था। उन लोगों के टेबल पर बैठते हुए करण ने कुछ इशारा किया तो एक वेटर वहां आकर उनकी टेबल साफ करने लगा और उन्हें गिलास में ड्रिंक रखकर चला गया। इधर करण रूही, रुद्री और अनंत के पास आ गया। रूही के लिए वो उसके भाई की तरह था तो वही करण भी रूही को रुद्री से कम नहीं मानता था। रूही जो आतिश को देखकर रुद्री और अनंत दोनों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही था क्योंकि आई वो उसके सामने पड़ना ही नहीं चाहती थी। उसे करण को देखकर सामने आना ही पड़ा। रूही उसे देखकर मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। करण रुद्री से मिल चुका था मगर रूही से नहीं मिला था। थोड़ी कुछ बातों के बाद करण वापस आतिश के पास ही आ गया। इधर उसके जाते ही वहां अने आ गया। वो रूही के पास आकर बोला, रूहानी का क्या आप मेरे साथ डांस करेगी? उद्धरण चिन्ह। तो रूही ने कहा, नहीं मुझे डांस नहीं आता। वही रुद्री और अनंत अनय को घूरे जा रहे थे। उन्हें अनय बिल्कुल पसंद नहीं था, वो बस उसे रूही की वजह से टॉलरेट करते थे और उसका बार बार उन तीनों के बीच आना भी उन्हें पसंद नहीं था। इधर टेबल पर बैठे युग की नजरें उन तीनों की तरफ चली गई। वो अनय को रूही के पास देखकर करण से बोला, ये अनय सिंघानिया यहाँ क्या कर रहा है और रूहानिका ठाकुर के पास क्यों खड़ा है? युग की बात सुनकर आतिश की नज़र जैसे ही रूही पर गई तो उसका ड्रिंक भरा गिलास बीच में ही रुक गया। उसने जरा नीचे अपनी नज़र की तो उसकी नज़र रूही के हाथ पर गई जो कि अनय के हाथ में था। आतिश ने उसे देखते हुए ड्रिंक का एक शिप लिया। वही करण ने युग की बात सुनकर रूही और अनय को देखा, फिर कहा, एंगेज्ड है दोनों, वो फियोंसे है रूही का। इस पर आतिश ने उस हाथ को देखते हुए कहा, गहरी आवाज में कहा, फियोंसे। इधर रूही को न जाने क्यों अजीब लगा। उसने इधर उधर अपनी नजरें घुमाई, तभी उसकी नज़र 2 सुनहरी आंखें से जा टकराई। उसकी धड़कन अलग ही ट्रैक पर दौड़ने लगी। उसने उसकी नज़रों का पीछा किया, फिर अपने हाथ की तरफ देखा जो अनय के हाथ में था। रूही ने अचानक उसे छुड़ा लिया और ये देखकर आतिश के चेहरे पर एक छोटी सी टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। इधर अनय ने कहा, क्या हुआ रूही? तो रूही ने उसे देखा और कहा, कुछ नहीं। तो अनय ने कहा, तो चले। रूही ने इस बार उसे मना नहीं किया और एक जबरन मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया। अनय भी मुस्कुरा दिया। वो दोनों फ्लो पर खड़े थे। अनय ने एक हाथ रूही की कमर पर रखा था। उन दोनों के बीच अब भी बहुत फासला था जिसे रूही ने ही बनाया था। वो उसका फियोंसे था मगर फिर भी वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी। लेकिन फिर भी वो दादू की पसंद था, इसलिए रूही को भरोसा था कि उन्होंने उसके लिए कोई अच्छा इंसान ही ढूंढा होगा। उन दोनों देखकर रुद्री ने अनंत से कहा, मुझे ये चूहा हमारी रूही के लिए बिल्कुल पसंद नहीं है, कहा वो और कहा ये। इस पर अनंत ने कहा, यू आर राइट। वहाँ कोई सारे कपल आपस में डांस कर रहे थे। वही चेयर पर बैठे आतिश की नज़र रूही पर थी। उसकी सुनहरी आंखें कुछ लाल चमक रही थी लेकिन फिर भी वो शांत थी। इधर करण सब ऑब्जर्व कर रहा था। उसने युग को देखा जो खुद भी उसकी तरफ देख रहा था। फिर उन दोनों ने अपनी नजरें आतिश की तरफ कर ली। करण ने आतिश से कहा, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो आतिश? तो आतिश ने कुछ नहीं कहा। उसने गिलास को टेबल पर रखा और फ्लो की तरफ बढ़ गया। उसे वहां जाता देख करण और युग कुछ हैरान हुए। करण ने कहा, ये आतिश करने क्या वाला है? तो युग ने अपनी ड्रिंक पीते हुए कहा, आतिश रानावत यहाँ आया है तो कुछ ना कुछ धमाका तो होगा ही। इधर अनय मुस्कुराते हुए रूही के साथ डांस कर रहा था। वो उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था।
रूही ने उसके हाथ से अपना हाथ हटाते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया मैं अभी आई। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी, तभी किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी करीब खींचा। रूही अचानक हुई इस हरकत से चौंक गई। उसका सिर किसी के सीने से जा टकराया और उसके दोनों हाथ शर्ट को मुट्ठी में भरकर खड़े रह गए। उसने अपना सिर उठाकर देखा, उन दो गहरी चमकती सुनहरी आंखों को देखकर उसकी धड़कन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया। आंखों ने घबराहट का रुख ले लिया। आज से पहले उसकी ऐसी हालत कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं। जब जब तेरे पास में आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। गाना भी चेंज हो चुका था। आतिश ने उसकी कमर पर अपने हाथ जमाते हुए उसे अपने करीब किया। रूही ने अपनी नजरें उठाकर उसे देखा जो एकटक उसे देख रहा था। आतिश ने उसके कान के पास जाकर अपनी धीमी और सर्द आवाज में कहा, मेरे हक पर कोई और अपना हक जताए या वो किसी और को खुद पर हक दे, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये कहते हुए उसने उसकी कमर को और भी कसकर पकड़ा तो रूही ने अपनी आंखें दर्द से भींच ली। उसके हाथ जो आतिश के कंधे पर थे वो और भी कस गए। हालांकि वो उसकी बात सुनकर बहुत हैरान थी। वो उसकी जिंदगी में कोई तूफान बनकर आया था जिसके अंदर उसकी जिंदगी फंस कर रह चुकी थी। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। आतिश, जिसका चेहरा रूही के चेहरे से कुछ हद तक छुपा था, रूही को अब उसकी सांसें आने कंधे पर महसूस हो रही थी। तभी रूही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई क्योंकि आतिश ने झुककर उसके कंधे पर अपने होठ रख दिए थे। रूही को अपना कंधा आतिश के होठों की छुअन से जलता हुआ महसूस हो रहा था। इतने लोगों के सामने वो ऐसी हरकत कर देगा ऐसा उसने कभी नहीं सोचा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि आतिश की सारी हरकतें सिर्फ वो महसूस कर सकती थी, बाकी किसी की तो नज़र ही नहीं पड़ी थी। रूही ने उसके कंधे पर हाथ रखकर इसे दूर रखने की कोशिश की, मगर ये नामुमकिन था और ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं सकती थी। हम दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, ऐसा क्यों कर हुआ, जानू ना मैं जानू ना। फिर उसने उसे पलटकर उसकी पीठ को अपने सीने से लगा लिया। रूही एक जबरन मुस्कुराहट के साथ उससे डांस कर रही थी और अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, साथ ही उसकी सांसें तेज थी। हो दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। आतिश ने उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी बेहद खाली सुनहरी आंखें जो हल्की हल्की लाल थी वो रूही पर थी। रूही जिन दूरियों को कायम रखने की कोशिश कर रही थी, आतिश उन सारी दूरियों को समेटता हुआ चला जा रहा था। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए क्या पता। रुद्री और अनंत अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके सामने का नज़ारा देख रहे थे। सच था, वो आतिश को डांस करते हुए कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे, और किसी लड़की के साथ तो बिल्कुल नहीं, फिर वो उनकी रूही के साथ था। दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं था। उन्हें पहले खुशी हुई थी कि अनय रूही के साथ नहीं है, मगर अब आतिश को देखकर डर लग रहा था। क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। हो दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। आतिश ने उसके शरीर से उठती खुशबू को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस ली। तभी उसके कानों में रूही की आवाज़ गूंजी, इतिश प्लीज़। आतिश की आंखें खुल गई। वो रूही को देखने लगा जो उसे ही देख रही थी कि उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि अब वो यहाँ से जाना चाहती थी। आतिश उसके चेहरे के नज़दीक जाते हुए धीमी और इंटेंस आवाज में कहा, जाओ। कुछ भी नहीं जब दरमिया, फिर क्यों है दिल तेरे ही ख्वाब बुनता, चाहा कि दे तुझको भुला, पर ये भी मुमकिन हो ना सका। क्या है ये मामला, जानू ना मैं जानू ना। दिल संभल जा ज़रा, फिर मोहब्बत करने चला है तू, दिल यहीं रुक जा ज़रा। आतिश ने उसे छोड़ दिया और रूही उसे छोड़ते ही जल्दी से नीचे उतर आई। वो वहां से दूसरी तरफ चली गई। उसने काउंटर की तरफ आकर एक गिलास पानी पी लिया। इधर आतिश सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अब वहां नहीं रुका। इधर दूर खड़े दादाजी ये सब देख रहे थे, उनके साथ खड़े वीरेंद्र जी ये सब देखकर नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने दादाजी से कहा, आप आतिश से कुछ नहीं कहेंगे, ऐसे कैसे, वो किसी भी लड़की के साथ। तो दादाजी ने कहा, रोहानिका नाम है उसका, वीरेंद्र।
इस पर वीरेंद्र जी हल्के गुस्से में बोले, नाजायज लड़की है वो पापा जिसके लिए आप सबसे लड़ने को तैयार रहते हैं, क्या आपको इस घर की इज्जत की फिक्र है या नहीं? तो दादाजी ने उसे देखा और कहा, ये आखिरी बार है वीरेंद्र जो तुमने रूही को कुछ कहा है, अगर आगे से ऐसा कुछ तुम्हारी जुबान से निकला तो यकीन मैं तुम्हें खुद इस हवेली से बाहर निकाल दूंगा। और रही बात इज्जत की, तो इसी इज्जत की वजह से आज वो लड़की तुम्हारी बीबी है जिसे मैं देखना तक पसंद नहीं करता। और एक बात याद रखो, रूही से दूर रहो तुम भी, और अपने बेटे आलोक को भी समझा दो कि उससे दूर रहे। मैं कुछ कहता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। इतना कहकर वो वहां से चले गए और वीरेंद्र जी चुप रह गए, मगर गुस्से में वो अभी भी बहुत थे। तपिश, विभा और मालिनी राणावत यहाँ नहीं थे, वही युग और करण भी वहां से चले गए थे। मेरे लवली रीडर्स, आपके कमेंट मेरे लिए किसी एनर्जी बूस्टर की तरह है। इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि मेरे लिए अगला चैप्टर लिखना काफ़ी इंटरेस्टिंग आते हैं। सो थैंक्स ऑल ऑफ रीडर्स। और हाँ, जो लोग नहीं करते हैं वो भी कमेंट और लाइक किया करे। ओके बाय, नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। चैप्टर 5, थप्पड़ गुस्सा शिद्दते। रात का वक्त। एक कॉल आने पर अनय वहां से चला गया था। हालांकि उसने रूही और आतिश को एक साथ देख लिया था और शायद वो भी जो कोई नहीं देख पाया। वो रूही से बात करना चाहता था, मगर एक जरूरी काम की वजह से उसे वहां से जल्दी जाना पड़ा। पार्टी अब खत्म होने को आई थी, लगभग सारे मेहमान घर जा चुके थे। वहीं रुद्री और अनंत रूही को ढूंढ रहे थे जो उन दोनों को कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इधर रूही एक कॉरिडोर से होते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्सा था, उसकी आंखें बार बार झपक रही थी, उसके कुछ कदम ही डगमगा रहे थे। वो गुस्से से कुछ ना बड़बड़ाए जा रही थी। सारी मुसीबतें क्या मुझे ही फ्री में देनी होती है? महादेव, एक भाई कम था जो अब दूसरा भाई भी मेरे ही पीछे पड़ा है। अगर मुझे 2 खून माफ होते तो मैं इन दोनों भाइयों का खून कर देती। चलो उस आलोक का समझ आता है, लेकिन आतिश राणावत, इसे क्या चाहिए मुझसे? ऊपर से ये पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। रूही ने लगभग रोते हुए खुद से कहा, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मेरा सिर इतना भारी भारी क्यों लग रहा है? ऐसे ही धीरे धीरे वो अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा रही थी। तभी उसने अपनी बंद होती आंखें खोलकर ध्यान से देखा, फिर कहा, ये तो मैं गलत फ्लो पर आ गई हूँ। मुझे नीचे जाना है। रूही, बस थोड़ी देर और। इतना कहकर वो पीछे की तरफ मुड़ी, तभी उसके सामने कुछ लोग आकर खड़े हो गए। गिनती में वो कुछ 3 थे। रूही उन सबको देखकर रुक गई। वो 3 अनजान चेहरे थे जिन्हें रूही ने आज से पहले कभी नहीं देखा था। एक पल के लिए तो वो डर गई कि कहीं ये वो तो नहीं, लेकिन फिर उसे याद आया कि वो बनारस में नहीं बल्कि राजस्थान में थी और वो यहाँ नहीं आ सकते थे। उनके इरादे उनकी आंखों में रूही को साफ नजर आ रहे थे। रूही ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलते हुए उन सभी को देखा, फिर यहाँ वहाँ नजरें घुमाई। वहाँ कोई नहीं था और न ही ऐसी कोई चीज थी जिससे वो खुद की सेफ्टी कर सके। रूही धीरे धीरे पीछे की तरफ कदम लेने लगी और वो सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। रूही ने पास रखा 100 पीस और उसे उनकी तरफ फेंका, मगर कोई फायदा नहीं था। उन्होंने उसे 100 पीस को पकड़ लिया। तभी उनमें से किसी एक ने कहा, जल्दी पकड़ो इस लड़की को, इससे पहले कि कोई और यहाँ आ जाए। रूही को उनकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो अब पीछे की तरफ ही दौड़ने लगी और उसके पीछे वो तीनों। उस कॉरिडोर में बहुत सारे कमरे में था। रूही उनमें से ही किसी एक कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके डोर पर खड़ी हो गई। अगर वो ठीक होती तो इन सब से बच भी सकती थी, मगर अभी वो खड़ी तक नहीं हो पा रही थी, इसलिए सिर्फ एक ही रास्ता था कि फिलहाल वो किसी के आने का इंतजार कर ले। रूही ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोली और पूरे कमरे को एक नज़र देखा। वो उसे देखती रह गई। हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्शन के साथ उनकी सही जगह पर रखी हुई थी। वो कमरा बाकी जितने कमरों की तरह ही बड़ा और आलिशान था, मगर बाकी सभी से थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत था। सीलिंग की तरफ एक बड़ा सा झूमर लगा था जो खिड़की से आती सर्द हवा से टकराकर आवाज़ करता था, जो किसी म्यूजिक से कम नहीं थी। इन सब के बाद जैसे ही रूही की नज़र सामने गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि बेड के ठीक ऊपर आतिश की बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें एक किंग साइज चेयर पर बैठा था, और उसी सुनहरी आंखें वो उस तस्वीर में भी उतनी ही अट्रैक्टिव और खतरनाक नजर आ रही थी।
रूही ने न में सिर हिलाया, फिर वापस पीछे मुड़ी और जैसे ही दरवाजा खोलने को हुई किसी ने जोर से हाथ दरवाजे पर मारा और जो थोड़ा बहुत दरवाजा खुला था वो भी बंद हो गया। वही रूही अचानक हुई इस हरकत से कांप गई और ये कंपन तब और भी तेज हो गया जब उसे अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। वो शख्स उसके कान के पास जाकर बोला, एक ही गलती बार बार नहीं करते रूह। आतिश की वो धीमी आवाज और उसकी जुबान से लिया अपना नाम रूही के दिल में अपना डर बैठा चुका था। आतिश ने उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके के साथ उसे अपनी तरफ घुमाया। रूही शायद इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका सिर आतिश के मजबूत सीने से जा टकराया। उसके मुंह एक सिसकी भी निकली क्योंकि मजबूत सीना किसी पत्थर की तरह था जिससे टकराकर रूही को अच्छा खासा दर्द हुआ था। उसने अपनी नजरें उठाकर आतिश को देखा। उसकी सुनहरी इंटेंस नजरें न चाहते हुए भी उसे घबराने पर मजबूर कर देती थी। रूही ने उसके हाथ से अपना हाथ पीछे खींचना चाहा लेकिन उससे पहले ही आतिश ने उसका हाथ पीछे की तरफ मरोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। रूही ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर उसने गुस्से भरी नम आंखों से देखा और धीमी आवाज में कहा, छोड़िए मुझे। इस पर आतिश ने उसके लाल होते चेहरे को देखते हुए उसकी कलाई को एक बार और मरोड़ते हुए उसी लहजे में कहा, एक बार छोड़ा था तुम्हें लेकिन अब नहीं, अब तो तुम्हारी किस्मत भी आतिश रानावत की हुई। रूही जो उसकी पकड़ से छुटने की कोशिश कर रही थी वो उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देखने लगी। न चाहते हुए भी रूही उसके हर एक लफ्ज की गहराई को नाप रही थी। वो उसकी शरीर पर नहीं, उसकी रूह पर भी नहीं, बल्कि सीधा उसकी किस्मत पर हक जता रहा था। और ऐसे कैसे वो किसी को भी अपनी किस्मत पर हक दे दे, यही सोचकर वो कसमसाने लगी। वही आतिश उसे अपनी गिरफ्त में लिए हुए उसकी कलाई पर अपनी 2 उंगलियां रखकर उसकी नब्ज चेक करने लगा जो थोड़ी तेज थी। उसका शरीर धीरे धीरे गर्म पड़ रहा था, उसका चेहरा लाल था और वो पसीने से भीगी हुई थी। शायद आतिश को समझ आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। आतिश की बाहों में रूही हिल तक नहीं पा रही थी। वो सिसकियां लेते हुए उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब छूट नहीं पाई तो फिर कोशिश भी बंद कर दी, जैसे मानो अब थक चुकी हो। उसने लगभग बेहोशी में जाते हुए उसके सीने पर सिर रखकर कहा, मुझे क्या हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। आतिश ने सीने से लगी उस लड़की को देखा जो अभी उससे दूर जाना चाहती थी। आतिश उसे पकड़कर अपने साथ बेड के पास की ड्रॉर तक ले आया। उसकी पकड़ में कोई नरमी नहीं थी और न ही किसी और हरकत में। रूही उसके अचानक खींचने पर डर गई। उसके दिमाग में 10 दिन पहले उस रात की यादें ताज़ा हो गई। उस दिन वो ऐसे ही बेड की तरफ खींचकर लेकर गया था। वो इतना डर गई थी कि उसने बिना सोचे समझे उसके हाथ से अपना हाथ छुड़ाया और एक थप्पड़ आतिश को मार दिया। आतिश जिसने अभी एक कांच की शीशी निकाली थी वो शीशी उसी एक पल में उसके हाथ में ही टूट गई। कांच के टुकड़े उसके हाथ में टूट चुके थे और उसकी उंगलियों के कोरों से होता हुआ खून जमीन पर टप टप बहने लगा। कमरे में सिर्फ खामोशी थी और रूही की तेज सांसें का शोर था। वो खामोशी आने वाले तूफान का आगाज थी, वो तूफान जो आतिश लेकर आने वाला था और जिसने रूही तबाह होने वाली थी। आतिश ने अपनी नजरें उठाकर रूही को देखा, जिन्हें देखकर रूही सहमे हुए लहजे में अपने कदम पीछे लेने लगी। आतिश की सुनहरी आंखें अब लाल चमक रही थी, उसके जबड़े भींचे हुए थे और उसकी मुट्ठी इतनी कसकर बंद थी कि उसके हाथों की नीली हरी नसें बाहर आने की हद तक साफ नजर आ रही थी और एक हाथ तो अब तक खून से लाल हो चुका था। और ये तो होना ही था, वो था एकमात्र ऐसा शख्स जिसके एक इशारे पर राजस्थान की नींव तक हिल सकती थी। वो जिस पर नजरें उठने से पहले ही बंद कर दी जाती थी, वो जिसकी दहशत में लोगों की सांस तक रुक जाती थी। उसे थप्पड़ मारा। बेशक इस थप्पड़ से उसे चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे तो दर्द का एहसास तक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने हाथ उठाया था उस पर और यही सबसे बड़ी गलती थी। आतिश की आग अब भड़क चुकी थी। उसने पीछे होती रूही के बालों को कसकर पकड़ा। रूही ने एक आह के साथ अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उन आंखों की नमी आंखों से निकलकर गालों पर बह गई। इस वक्त आतिश के जबड़े इस हद तक कसे हुए थे कि उसकी चेहरा लाल हो चुका था। उसकी पकड़ पल पल कसती जा रही थी, उसका गुस्सा अपनी हद पार कर चुका था। रूही ने अपनी आंखें खोलकर जब आतिश को देखा तो वो सहम गई। आतिश ने उसके चेहरे के नजदीक जाकर कहा, मुझे गलती करने वालों से सख्त नफरत है और तुमने तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। हाथ कैसे उठाया तुमने? इतना कहकर उसने रूही को बुरी तरह झटका तो रूही लड़खड़ाकर बेड पर गिर गई।
आतिश ने पीछे टेबल पर रखा लैंप उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। इतनी तेज आवाज से रूही चिहुंक गई और सिकुड़कर बैठ गई। मगर आतिश वो गुस्से से लाल था। इस वक्त वो इस ज्वालामुखी की तरह था जिसका लावा किस इंसान की हड्डी तक को गला सकता था। आतिश ने पीछे मुड़कर एक झटके के साथ उस टेबल को भी दूर फेंक दिया जो उछलते हुए कहीं दूर है गिरी और इतने टुकड़े में बिखरी कि उसका वजूद पूरी तरह बदल गया। रूही ड्रग्स के गहरे असर में होने के बावजूद उसके गुस्से से खुद को कांपने पर नहीं रोक पा रही थी। जाने अनजाने में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जिसका उसे अंदाजा तक नहीं था। आतिश के हाथ में अभी भी कांच के टुकड़े धंसे हुए थे। उसका गुस्सा कम होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। उसने रूही को देखा और उसे देखते ही उसकी लाल आंखें गहरी होती जा रही थी। इतना आसान नहीं था आतिश के गुस्से पर काबू पाना, किसी के लिए भी नहीं। जैसे अभी उसका गुस्सा रूही को देखकर भी शांत नहीं हुआ। आतिश ने उसे देखते हुए ही एक छोटी सी शीशी निकाली और उसमें रखी एक सफ़ेद गोली को अपने मुंह में डाल लिया। उसकी आंखें अब भी लाल गुस्से भरी और गहरी थी। इधर रूही जो अब ड्रग्स के असर में अब पूरी तरह आ चुकी थी, उसने अपना दुपट्टा निकालकर फेंक दिया था। आतिश न उसे देखते हुए अपनी शर्ट को लगभग फाड़ते हुए दूसरी तरफ फेंका और फिर रूही के करीब बढ़ गया। रूही बेड से उठ चुकी थी। वो आतिश के करीब हरगिज नहीं जाना चाहती थी मगर अब उसका खुद पर पूरा काबू छूट चुका था। आतिश ने उसके लाल चेहरे को देख फिर उसके जबड़े को अपने 2 उंगलियों से पकड़ा। उसकी पकड़ में कोई नरमी नहीं थी। फिर उसके गर्म नर्म होठों पर अपने होठ रख दिए। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने न तो उसे रोकने की कोशिश और न ही उसका साथ दिया, जिसकी वजह कुछ तो डर था और कुछ उस नशे का असर जिसकी वजह से रूही का पूरा शरीर गर्म पड़ चुका था। हाँ, मगर आतिश की छूने पर उसकी बॉडी शिवा कर रही थी। वो ऐसे ही बैठी थी और आतिश उसके चेहरे की तरफ झुका हुआ था। रूही के नाजुक होठ आतिश के गुस्से को बर्दाश्त कर रहे थे क्योंकि वो बहुत रूड था और शायद इतना हौस तो वो 10 दिन पहली उस रात भी नहीं हुआ था जितना कि आज था। लगभग 15-20 मिनट बाद आतिश ने रूही को छोड़ा तो रूही अपनी उखड़ती सांसों को संभालने लगी, लेकिन आतिश ने उसे इतनी भी मोहलत नहीं दी और दोबारा उसके होठों को अपनी गिरफ्त में कर लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुल चुकी थी। बस कुछ ही वक्त में रूही बेड पर थी और आतिश उसके ऊपर था। रूही का नाजुक सा वजूद आतिश के पत्थर जैसे शरीर के नीचे दब चुका था। आतिश ने उसके शरीर से उठती खुशबू को अपने अंदर समाते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। एक यही चीज थी उसके गुस्से में भी उसे मदहोश कर सकती थी। जहां रूही की सांस कुछ तेज थी, आंखें नम थी, तो वही आतिश उसके गर्दन पर अपने शिद्दत भरे निशान छोड़ रहा था। जब आतिश की शिद्दतें रूही के बर्दाश्त से बाहर हो गई तो रूही उसे खुद से दूर करने लगी, मगर आतिश के अंदर अभी भी गुस्सा था जो यूं ही कम नहीं होने वाला था। उसने उसके दोनों हाथों को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और बेड की तरफ पुश किया। उसने पहले ही उसके ब्लैक गाउन को एक झटके में ही 2 हिस्से करके जमीन पर फेंक दिया था। रूही इस पर कुछ समझने के हालत में नहीं थी और शायद उसकी इस हालत से आतिश अच्छे से वाकिफ था। उसने रूही के हाथ की उंगली में पहनी रिंग को बड़ी बेरहमी से निकाला और उसे न जाने किस कोने में फेंका कि उसका वजूद तक नजर नहीं आ रहा था। ये उसकी एंगेजमेंट रिंग थी। पूरी रात न तो आतिश ने रूही को दूर जाने दिया और न ही रूही ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। रूही के हाथ अब भी आतिश के उंगलियों के बीच दबे हुए थे और वो आतिश की जानलेवा कुर्बत में निढाल हो चुकी थी। इस बीच उसकी आहें, उसकी सिसकियां एक पल के लिए भी नहीं थमी। आतिश उसके करीब आते हुए उसे अपने मजबूत वजूद के नीचे समेटता चला गया। सुबह का वक्त, आतिश का कमरा। इस कमरे में चारों तरफ जहां कुछ देर पहले सारा सामान बिखरा हुआ था, लैंप का कांच टूटकर बिखरा हुआ था, उसके आसपास खून की कुछ बूंदें भी पड़ी थी जो कि सुबह तक सूख चुकी थी। साथ में उस कांच की शीशी की दवाई भी जो बिखरी हुई थी, और वो टेबल जो टूटी हुई एक कोने में पड़ी थी, और ब्लैक गाउन, आतिश की शर्ट जो जमीन पर कुछ देर पहले पड़ी थी वो अब वहां नहीं थी। सब कुछ सेट था और अपनी जगह पर रखा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कल रात यहाँ आतिश के गुस्से का तूफान आया था। वही बेड पर रूही सफ़ेद शर्ट में सफ़ेद ब्लैंकेट के बीच बेहोशी से सोई हुई थी। उसके चमकते चेहरे पर आंसू की निशान थे और थकान की शिकन थी। उसकी कलाई पर आतिश की पकड़ के लाल निशान नजर आ रहे थे। बेहद धीमी सांसें थी उसकी जो सबूत थी कि उसकी नींद इस वक्त कितनी गहरी थी। कमरे में इस वक्त कोई और भी था जो उसके इसी चेहरे अपनी तेज नज़रों से देख रहा था। वही सुनहरी चमकती आंखें जो कल की तरह लाल नहीं थी।
आतिश कल से बहुत शांत था। उसके कान में एक ब्लूटूथ लगा था और वो खिड़की के नज़दीक खड़ा हाथ में वाइन से भरा गिलास अपने होठों से लगाते हुए रूही के चेहरे को देख रहा था और कभी उसके गर्दन पर बने निशाने को जो उसने ही दिए थे। अगर किसी को पता चलता है तो चलने दो, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ, कहकर आतिश ने अपने हाथ में पकड़े गिलास को रखा और उसी के पास अपना ब्लूटूथ रखा। फिर रूही के पास आया, वो टेबल की तरफ गया और एक शीशी को इंजेक्शन से कनेक्ट करके उसकी पूरी दवाई को सिरिंज में भरते हुए रूही के हाथ की तरफ शर्ट को ऊपर किया और उसकी बांह में लगा दिया। नींद में रूही के माथे पर कुछ शिकन आई मगर फिर धीरे धीरे चली गई। थोड़ी देर बाद आतिश ने उस इंजेक्शन को निकाला और उसे डस्टबिन में डालते हुए रूही की तरफ देखा। फिर उसके चेहरे के नज़दीक जाते हुए उसके सिर से अपना सिर लगाते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें मुझ पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। अफसोस करूंगी तुम कि आखिर तुमने ऐसा किया ही क्यों। तुम्हारी पहचान, तुम्हारा वजूद सब छीन लूंगा तुमसे, रोहानिका ठाकुर। इतना कहते हुए उसने रूही को देखा जो उसके बेड पर बड़े हक से लेटी हुई थी। फिर उसके लाल होठों को देखा एक बार। फिर आतिश के अंदर तलब उठी कि वो इन होठों को छू ले। उसने उन पर अपना अंगूठे फिराया और फिर रूही की नोज को अपनी नोज से टच करते हुए उसके नाजुक होठों को अपने होठों के बीच कैद कर लिया और उसे सख्ती से चूमने लगा। रूही नींद फिलहाल बेहोशी में सोई हुई थी, इसलिए उसकी आंख नहीं खुली। अगर इस वक्त कोई उसकी जान ले लेता तो भी वो नींद से न जागती। फिर आतिश ने तो अभी सिर्फ उसकी सांसें कुछ देर के लिए थाम ली थी, और वैसे भी उसके हिसाब से तो उसने रूही के साथ कुछ किया ही नहीं था। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी था। उस पर हाथ उठाने की कीमत वो रूही को खुद के वजूद से जोड़ कर लेगा, और जैसा उसने कहा था वो वाकई करेगा। दूसरी तरफ आलोक अपने कमरे में गुस्से से इधर उधर घूम रहा था। उसके हाथ में उसका फ़ोन था जिससे वो लगातार किसी को फ़ोन कर रहा था, लेकिन कोई उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। पूरी रिंग जा रही थी मगर ऐसा लग रहा था जैसे सामने वाले को फ़ोन की आवाज़ सुनाई न दे रही हो, या फिर सुनकर भी वो ये कॉल उठा ना पा रहा हो। खैर जो भी था, आलोक को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपना फ़ोन सामने दीवार पर मारा और फिर खुद से कहा मर गए सब के सब, पता नहीं रोहानिका को कहाँ लेकर गए होंगे। मैंने कहा था कि मेरे फार्म हाउस लेकर जाना, लेकिन पता नहीं उसे लेकर कहाँ गायब हो गए। अगर दादाजी को पता चला तो नहीं, मुझे उसे ढूंढना होगा। अगर वो मुझसे पहले दादाजी के पास चली गई और उसने सब बता दिया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इतना कहकर वो कमरे से बाहर आया तो उसे रुद्री की चीख सुनाई दी। आलोक घबराते हुए नीचे की तरफ गया जहाँ से रुद्री की चीखने की आवाज़ आई थी। मेन गेट के बाहर पूरा परिवार खड़ा था सिवाय रूही और आतिश के। रुद्री ने अपना सिर मालिनी जी के सीने में छुपा रखा था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितनी डरी हुई है। दादाजी के चेहरे पर गुस्सा था, वो गुस्से से अपने गार्ड पर चिल्ला रहे थे। वहीं अनंत, तपिश और बीरेंद्र जी के चेहरे पर हैरानी थी। आलोक ने उन सब की नज़रों का पीछा किया तो उसने अपनी आंखें भींचकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वहां 3 लोग की बॉडी पड़ी थी जिन्हें बहुत बुरी हालत में मारा गया था। साफ पता चल रहा था कि किसी ने अपना गुस्सा इन पर उतारा है। इधर करण जो हैरानी से उन 3 लाशों को देख रहा था, उसकी नज़र अचानक ही युग पर चली गई जो कुछ दूरी पर खड़ा था। युग ने उसे देखा और अपनी एक आंख दबा दी। करण ने गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें हटा ली। युग भी उन 3 लाशों को देखने लगा, फिर खुद से बोला, सही कहा था, आईडी वालों को प्रोवोक नहीं करना चाहिए, और अगर आईडी वाला शख्स आतिश रानावत हो तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वो इंसान पहले ही इतना खतरनाक है और गुस्से में तो पूरा शैतान बन जाता है। थैंक यू सो मच नोवेल को इतनी पसंद करने के लिए। अभी फ़िलहाल तो 2 चैप्टर नहीं दे सकती, मजबूरी है मेरी, मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आगे चलकर कोशिश करूँगी कि दे सकूँ। तो आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताना, खासकर आतिश और रूही के मोमेंट। ओके बाय।